और दाऊद इब्राहिम मुसलमानों का बहुत बड़ा रहनुमा कैसे बन सकता है? असलियत तो ये है कि वो 2 कौड़ी का थाई गुंडा और बाद में उसकी थिंकिंग भी गुंडे जैसी थी। मार खाया हूँ, मुझे शिव सैनिकों ने 300 ऑन रिकॉर्ड बोलता, 300 शिव सैनिकों ने मतलब लथाड़ लथाड़ के मार मार के मेरे को गटर में फेंक दिया था इस समय। मैंने हम जर्नलिस्ट बहुत सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि हमारे लिए तो कोई पुलिस का प्रोटेक्शन होता नहीं है। पुलिस प्रोटेक्शन किसको देते हैं? सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। दाऊद के वीडियो हमने चलाया इंडिया टीवी में 2005 में, तो तुरंत उसका रिएक्शन लिया छोटा राजन से कि भाई ये जो आप गोविंदा को बुला रहे हैं किंग्स वीडियो के ओपनिंग में, ये सब। तो उस समय गोविंदा सिटिंग एमपी थे, तो उन्होंने तो खंडन किया था कि भाई हमें जबरदस्ती लेके जाया जाता था। हमारे देश से रोज 50 नहीं 100 से 200 करोड़ रुपया कैश जाता है हवाला के जरिए। कहाँ जाते हैं सर? मुनव्वर कोई मेरा रिश्तेदार तो है नहीं, फोटोज लेना ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जो सोच है उसकी सोच एक जैसी हो। मैं ये कहूंगा उन जाहिल लोगों से जो सवाल उठाते हैं कि राखी सावंत होने के बावजूद ये कैसे उम्र करने गई। अब मैं हमारे माननीय श्री परम जर्नलिस्ट अर्नब की बात करूं, मुझे ड्रग दे दो, मुझे ड्रग दे दो, मुझे ड्रग दे दो, वही क्लीन चिट मिल गई उस लड़की को। कहां रहा आपका जर्नलिज्म? बॉस, सलमान खान को अगर थ्रेट करना है या मारना है या डराना है तो बाबा सिद्दीकी को क्यों मारेंगे? वो सोहेल को नहीं मारेंगे, वो अरबाज को नहीं मारेंगे। बॉस, एक रूलिंग पार्टी के इतने बड़े नेता को विद Y+ सिक्योरिटी मारना इज नॉट अ जोक। किसने मारा होगा आपके ख्याल से? नैरेटिव तो एकदम से आ गया कि लॉरेंस बिश्नोई। वाहिद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और आप हमसे बात करने आए। मुझे वो जर्नी जाननी है, एक टेलीफोन ऑपरेटर से लेके टॉप जर्नलिस्ट एंड ओनिंग अ प्राइवेट जेट इन इंडिया। सो टेल मी अबाउट द जर्नी फर्स्ट। देखिए, जर्नलिज्म तक पहुंचने का सफ़र मेरा बहुत कठिनाई था। पहले मैं सिनेविस्टा नाम की एक कंपनी थी जो प्रोडक्शन हाउस थी, उसमें टेलीफोन ऑपरेटर था। उस समय हमारा सीरियल चलता था गुल गुलशन गुलफाम डीडी पे, फिर जुनून चलता था। तो प्रेम किशन जी जो प्रोड्यूसर है वो मेरे डैड के दोस्त होते हैं और आज भी डैड के दोस्त है। मरहूम मेरे डैड, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो डैड से मेरी कभी बनी नहीं। तो मैं एक दिन घर से झगड़ा करके निकल गया और मैंने प्रेम किशन अंकल को फ़ोन किया। मैंने अंकल मुझे नौकरी चाहिए। तो ये सेड तू क्या नौकरी करेगा, अभी बच्चा है तू? मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे चाहिए वरना मैं घर तो वापस जाऊँगा नहीं। क्या एज थी आपकी उस समय? 15 ईयर ओल्ड, 16 ईयर ओल्ड। तो मैं पहुँच गया सिनेविस्टा के ऑफिस में बैंड्रा में 16th रोड पे, और वहाँ पे उन्होंने मुझे रख लिया और बोले काम क्या करेगा, तुझे तो कुछ आता नहीं, तू टेलीफोन उठाया कर। शाम को 6 बजे जब रिसेप्शन चली जाती है तो टेलीफोन उठाकर उसमें बस अपना लोगों के मैसेजेस लिख लिया कर। ऐसे ठीक है अंकल, काफ़ी है। तो मैं उसी ऑफिस में सोता था। दैट ऑफिस वाज लाइक एक वन बेडरूम हॉल था, वहाँ पे मैं सोता था। वहीं पे मैं राजमा चावल रोज़ खाता था जो बनता था दूसरे स्टाफ के लिए, और वहीं पे कपड़े धोता था। ज़िद्दी था, पढ़ाई भी की, नाइट स्कूल में जाता था, कुछ ट्यूशन्स लगा दिया। कुछ लोग मिल गए जिन्होंने तालीम दी मुझे, मैं उनका बहुत एहसानमंद ज़िंदगी भर रहूँगा, अल्लाह उन सबको जन्नत नसीब करे। तो तालीम भी की। और टेलीफोन ऑपरेटर, देखिए मैं बोलता हूँ हर एक इंसान को ना 2 महीना टेलीफोन ऑपरेटर बनना चाहिए। उससे आपको कम्युनिकेशन के पता चलता है कि आखिर कम्युनिकेशन होता कैसे है। जब एक बार कोई फ़ोन नहीं उठाता तो आप बोलते हैं चलो जाने दो, उसको लगातार कीजिए आप। आपने देखा होगा टेली मार्केटिंग वालों को, अगर आप फ़ोन नहीं उठाते दोबारा करते हैं, तब जाके उन बेचारों का धंधा होता है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको एक कम्युनिकेशन का स्किल आता है कि लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे किया जाए। तो मैंने उस चीज़ से बहुत कुछ सीखा। लोगों की बातें भी सुनता था, क्या इतनी जल्दी फ़ोन कर दिया, बाद में फ़ोन करना, क्या स्टार्स के टैंट्रम भी सुने मैंने। हाउ डेयर यू कॉल मी बाय माई नेम। बहुत स्टार्स लोग, क्या कुछ नाम ऐसे? अरे बस जाने दीजिए, वो नाम लेके क्या फ़ायदा, उम्र निकल गई है, अब उनको क्या बदनाम करना। लेकिन ज़िंदगी की उसमें बहुत, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा प्रमोशन हुआ असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर। अंकल ने बोला कि तू यार टेलीफोन बहुत उठा लिया, अब तू सेट पे जाएगा शूटिंग में। वो सेट पे मैं गया, नया था। मेरा काम था कि नारियल, आपका चाय पत्ती, दूध इकट्ठे करके असिस्टेंट सेट पे ले जाना और उससे स्पॉट बॉय को देना और उसका हिसाब रखना। और जो सेट से शूटिंग करके कपड़े होते हो उसको उठाकर 3 स्टार लॉन्ड्री जो खार में है वहाँ जाके धुलवाना। एक दिन मुझे वो कपड़े दिए गए, मैंने धुलवाने के लिए लेके गया और वापस सेट पे लेके आया। तो कंटिन्यूटी जो होती है ना, कंटिन्यूटी की एक शर्ट थी जिसमें एक दाग लग गया। ओके, ठीक है।
उस दाग लगने से जब वो आर्टिस्ट ने बोला डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर को कि ये कपड़े में दाग लगा है, उस चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर ने साहब मुझे इतनी गालियां बकी सबके सामने। मतलब 80 लोगों का सेट था जी, और माँ बहन की गालियां बक रहा था मुझे, वो खूब गालियां बकी और मैं रोने लगा। आई वॉज 16 बॉस। रोया, बहुत रोया। रो के मैं बाहर सेट के जाके बैठ गया। अल्लाह लंबी उम्र दे हमारे प्रोडक्शन मैनेजर को, मुनीर अहमद, मैं नाम लूँगा उनका, मुनीर भाई मेरे पास आए, बोले जाने दे, बम्बई में तरक्की करनी है तो गाली तो खानी पड़ेगी। बोला भाई इस तरह माँ बहन की गालियाँ? बोले ये हमारे यहाँ गालियाँ नहीं है, ये इंडस्ट्री की ब्लेसिंग्स है, जो तुझे ब्लेसिंग मिल रही है, तू बहुत तरक्की करेगा वाहिद। अगर इस पॉइंट पे तूने नौकरी छोड़ दी और चला गया तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। भाई मैं रोया उनके कंधे पे, उन्होंने बहुत दिलासा दिया और मैं रुक गया, मेहनत की, सिनेविस्टा से निकला, रामसे ब्रदर्स ज्वाइन किया, जी हॉरर शो में तकरीबन 100 एपिसोड मैंने काम किया एज ए प्रोडक्शन मैनेजर। अल्लाह जन्नत नसीब करे तुलसी रामसे जी को, श्याम रामसे जी, बहुत ही बढ़िया लोग, उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जैकी सेट पे आया करता था, जैकी श्रॉफ, दादा तो दादा आते थे सेट पे, दादा एक पिक्चर कर रहे थे तुलसी जी के साथ, तलाश। अच्छा। तो दादा से मेरी पहचान हुई। दादा बिड़ू बहुत ही दरिया दिल इंसान, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। तो उनसे मेरी पहचान हुई और उन्होंने बोला यार तू मेरे साथ काम कर, मेरा एक प्रोडक्शन हाउस में चालू कर रहा हूँ, तू मेरे साथ आ जा। तो उन्होंने प्रोडक्शन हाउस चालू किया, जैकी श्रॉफ एंटरटेनमेंट लिमिटेड, और उन्होंने फिर एक पिक्चर बनाई ग्रहण, शशिलाल नायर को लेके, जिसमें मनीषा कोइराला थी और दादा खुद थे। वो पिक्चर हालांकि ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि ग्रहण नाम ही ऐसा था कि बहुत लोगों ने दादा को उस समय मना भी किया था, दादा ये नाम नहीं चलता, और शशिलाल नायर जो कि इतने बड़े एक्सपेंसिव डायरेक्टर्स में से एक किया बोला जाता, तो वो उन्होंने कुछ ओवर बजट हो गई पिक्चर नहीं चली, मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद निकला वहाँ से तो कुछ नहीं था। फिर मेरा एक दोस्त था, जर्नलिस्ट था, पुलिस FIR करके एक न्यूज़पेपर आता था, उसमें उसने मुझे बोला कि तू अब जर्नलिस्ट बन जा। बोला जर्नलिस्ट बन जाओ, इतना आसान है क्या? बोला पढ़ना आता है? मला आता है। लिखना आता है? आता है। दिखता अच्छा है तू? मैं बोला मुझे नहीं मालूम। नहीं अच्छा दिखता है तू, बोलता भी अच्छा है, हिंदी में कमांड अच्छा है। अब वो अच्छा है कि नहीं वो आपके दर्शक बताएंगे बाद में। लेकिन फिर गया पेपर में, एक तहलका न्यूज़ करके हमारे अंकल थे कुद्दूस फारूकी साहब, उन्होंने तहलका न्यूज़ शुरू किया, तो उसमें मैं ज्वाइन किया, सीखा, पत्रकारिता सीखी। तहलका न्यूज़ के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली जेन टीवी, जो कि बहुत नामी ग्रामी चैनल था उस वक्त। तो दिलीप सिंह साहब ने मुझे जेन टीवी में ऑफ़र दिया, जेन टीवी ज्वाइन की। जेन टीवी से निकलने के बाद मुझे 1-2 लोकल चैनल जो था यहाँ पे उसमें नौकरी मिली। लेकिन बड़ा ब्रेक तब मिला जब मैंने इंडिया टीवी ज्वाइन किया 2005-2006 में। रजत जी ने खुद मुझे इंटरव्यू के लिए दिल्ली बुलाया, और आप यकीन की बहुत अच्छा एक कहानी है उसके पीछे जी। कि जिस दिन मुझे कॉल आया कि सुबह रजत जी मिलने वाले हैं आपसे, आप 10:30 बजे नोएडा पहुंच जाइए, उस दिन जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मतलब ट्रेन से भी अगर जाऊंगा भाई साहब तो शताब्दी और या फिर वही, तो वो तो टाइम लगाएगी, 10:30 बजे तक तो पहुंचाएगी नहीं। अगर रात को 9 बजे आपके पास मैसेज आया है तो मैं बहुत तकलीफ में था। मैंने बोला यार इतना बड़ा इंटरव्यू है मेरी लाइफ का, और फ्लाइट के लिए उस समय 10-12 हज़ार रुपये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। ट्रेन से तो मैं जा सकता था, उतना पैसा था मेरे पास, लेकिन फ़्लाइट में जाने के लिए पैसे नहीं थे। तो मैं एक अपने दोस्त के पास गया, वो मेरा दोस्त डांस बार चलाता था, और रात को डांस बार वाले ही जागे रहते हैं, तो खूब शर्माता हुआ, लड़खड़ाता हुआ उसके पास गया। कभी मैंने पैसे नहीं मांगे थे उससे। हाँ। सिर्फ उसके पास जाके हम लोग चाय वाय पीते थे, जब मेरा नाइट शिफ्ट होता था तो चाय पीता था। गया, मैंने बोला सिंह साहब एक काम है आपसे। तो बोला बताओ यार वाहिद भाई क्या बात है? तो मैंने बोला इंडिया टीवी से कॉल आया है। बोले वाह बहुत बड़ी बात है, जाओ यार। तो मैंने बोला जाने के लिए पैसे नहीं है यार सिंह साहब, सुबह 10:30 बजे नोएडा बुलाया है, जाने के लिए पैसे नहीं है। तो बोला कोई बात नहीं, मैं टिकट कराता। ए इधर आ, जा एयरपोर्ट जा, टिकट करा के ला वाहिद भाई की। ही मेड माई टिकट ओके एंड ही गेव मी 5,000 रुपीज़ इन माई हैंड। बोला वाहिद भाई आप जाओ, आपका नौकरी लगेगा। मैं गया, नोएडा में बैठा ऑफिस में, सुधीर चौधरी चल के आया, एंड ही वॉज लाइक माई ड्रीम। भाई सुधीर चौधरी ये वो हमारे पुराने जर्नलिस्ट हैं हमारे। मैं सर कैसे हैं आप? क्या ठीक है आ गया तू? मैंने हाँ आया, बस रजत जी खुद मिलेंगे।
मतलब मेरे जैसे छोटे पत्रकार से रजत जी खुद मिलेंगे यार, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो मैं रुका, उनकी सेक्रेटरी आई, सेक्रेटरी आने के बाद एक चेम्बर में मुझे लेके गई, बैठाया, और वो चेम्बर बोर्ड रूम जैसा था, बिल्कुल मस्त कुर्सियाँ लगी, टेबल लगी है सब। एक छोटे जर्नलिस्ट के लिए बड़ी बात होती है सब देखना। तो मैंने देखा और अचानक देखा एक दरवाज़ा खोला, खटक, सामने रजत जी। एंड इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू, कि जैसे आपने जिस बंदे को सालों से देखा हो आपकी अदालत, और आपने जर्नलिज्म शुरू ही उस बंदे के लिए किया हो कि सवाल जवाब कैसे किया जाता है। मैंने कोई कोर्स तो नहीं किया ना उस समय, कोई जर्नलिज्म का कोर्स नहीं होता था बस, आज जितने कोर्सेज निकल आए हैं, कोई क्लासेस नहीं होती थी, जर्नलिज्म अंदर से आता था। तो मैंने जिस शख्स को अपना आइडल माना जिंदगी भर, और आज भी मानता हूं, वो एकदम से चल के आपके सामने आए और हाथ मिलाए और बोले बैठो, तो क्या फील होगा आपके? गूज बम, मेरे को आज भी गूज बम आ रहे हैं। तो मेरे लिए हैरानगी की बात थी। मैंने बोले कैसे हो वाहिद? मैंने सर ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? बोले तो तुमको तो पता होगा इंडिया टीवी के बारे में। मैंने यस सर। क्या करोगे? मैं सर जो आप चाहें। तो बोले यार एक बात बताओ, तुम इतने फेमस कैसे हो बॉम्बे में? मैं सर बॉम्बे में फेमस हूँ मैं, मुझे। बोले मेरे तुम्हारे कॉल गए हुए 24 घंटे हुए होंगे, ये कम हुआ होगा कि भाई ठीक है वाहिद को बुलाओ, और तुम्हारे खिलाफ इतने सारे ईमेल अभी से आ गए। खिलाफ अच्छा, कि वाहिद को मत रखिए, वो ऐसा है, वो वैसा है, जैसे होते हैं। और बोले कुछ तो ऐसे जो तुम्हारे खास दोस्त हैं। अच्छा। तो मैंने सर आई डोंट केयर सर, मुझे मेरी मंजिल दिख रही है, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचना है, राइट लेफ्ट सेंटर आई डोंट नो सर। आपको मुझसे काम चाहिए और मैं बेस्ट परफॉर्म करूंगा। तो बोले पैसा कितना लोगे? मैं सर जो आप चाहें। अ बेगर कैन नॉट बी अ चूजर सर। ओके, आई एम अ बेगर राइट नाउ, आई नीड अ प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म। देखिए आप गली में कितना क्यों क्रिकेट खेल लें, लेकिन जब तक आप आईपीएल में अपने आप को परफॉर्म नहीं करेंगे, लोग आपको नहीं जानेंगे। तो गली से निकलकर आईपीएल का प्लेटफॉर्म मुझे इंडिया टीवी देने वाला था। तो मैंने कहा कि मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए सर। और रजत जी वो सो काइंड, वो सो ऑनेस्ट, एंड ही सेड सब कुछ गया ऐसी तैसी, जा बॉम्बे ऑफिस ज्वाइन कर। आई केम बैक टू बॉम्बे, मैंने इंडिया टीवी ज्वाइन किया। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद जैदी थे, उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, काफ़ी दोस्त थे। और देखिए उतार चढ़ाव हर किसी की ज़िंदगी में आता है, लेकिन इंडिया टीवी वो मेरा चढ़ाव था। जो नाम मैंने कमाया है, चाहे वो दाऊद इब्राहिम का वीडियो कंट्रोवर्शियल हो गोविंदा के साथ मिलते हुए, चाहे वो छोटा राजन का इंटरव्यू हो, चाहे वो अबू सालिम के केसेस हों, चाहे वो एक लड़की 14-15 साल की लड़की को पूना में जाके जो मैंने रेस्क्यू किया था बोथल से, नेपाली लड़की को, वो हो, चाहे डांस बार्स का सच हो, चाहे ब्रॉथल्स का सच हो, इतने स्टिंग ऑपरेशंस और इतने किया कि फिर एक मकाम बनता चला गया। ठीक है, फिर मुझे कहीं से निकल कर कहीं जाना था, मैं निकला, सुधीर चौधरी जी वहाँ से निकले, हमने फिर जनमत को लाइव इंडिया किया। फिर लाइव इंडिया मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छी नौकरी की, काफ़ी कुछ जो रजत जी के साथ सीखा था इंडिया टीवी में वो मैंने इनकैश किया, और वहाँ से जर्नी चलती चली गई। लेकिन एक चीज़ मैं वापस आपके पहले क्वेश्चन में आऊँगा कि जिस डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर ने मुझे गाली बकी थी सेट पे वो असिस्टेंट डायरेक्टर मुझसे फाइनेंस लेने के लिए आया और मुझसे मिलने के लिए 1 घंटा, अगर वो देख रहा है इंटरव्यू तो 1 घंटा मेरे कैबिन के बाहर बैठा हुआ था कि मुझे वाहिद अली खान से मिलना है, मैंने ये पिक्चर बनाई है, इसको रिलीज़ करनी है, और मुझे मालूम है कि मुझे फाइनेंस करवा के दे सकते हैं। तो 1 घंटा वो बैठे हुए थे, और जैसे ही वो मेरे कैबिन में आए तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि सर आज जो कुछ भी हूँ मैं कुर्सी में आपकी वजह से हूँ। एंड ही लिटरली उनकी आंख में आंसू आ गए। मैं उस डायरेक्टर का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा बॉस कि ज़िंदगी में जो मैंने सब्र किया, उस सब्र का फल मुझे मिला उस ऊपर वाले से, कि जिसने मुझे, दुनिया में मुझे किसी ने गाली नहीं दिया, मार खाया हूँ, मुझे शिव सैनिकों ने 300 ऑन रिकॉर्ड बोलता, 300 शिव सैनिकों ने मतलब लथाड़ के मार के मेरे को गटर में फेंक दिया था इस समय। वो भी एक किस्सा मैं बताऊंगा आपको। तो ये भाई साहब आए और उन्होंने देखा तो उनकी आंख में आंसू आ गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ सर, किसी को कभी भी जलील नज़र से मत देखिए, हकीर नज़र से मत देखिए। आपका जो मोहरी साफ करने वाला है कल वो क्या बन जाए, यू नेवर नो। ये कर्मा, ये ऊपर वाला कब आपको कहाँ पहुँचा दे, यू नेवर नो। तो अगर मैं उस टेलीफोन ऑपरेटर से यहाँ तक पहुँचा था कि वो आदमी मेरे पास फाइनेंस मांगने को आया, तो ये ऊपर वाले का कर्म है, ये कर्मा है, उस सब्र की ताकत है। क्योंकि वो रोने को मैं आज तक नहीं भूल पाता हूं कि मैं किस तरह रोया था।
रही बात शिवसेना की तो ये संजय निरुपम जी भाषणबाजी कर रहे थे चर्चगेट के बाहर कि भजन कीर्तन होना चाहिए कि नहीं, ट्रेनों में आपको याद होगा। तो मैंने बोला था कि भाई भजन कीर्तन के लिए रिपोर्टिंग करने पहुंच गया, तो वहाँ संजय निरुपम जी का इंटरव्यू ले लिया। इंटरव्यू लेने के बाद जैसे ही आए तो सब शिवसैनिकों ने पीटा, मार भी खाया, बहुत मार खाई। मैं मेरे कैमरामैन थे, उन्होंने भी मार सवाल पूछ लिया था आपने? ये कि भाई एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट चीज़ है और उसमें अगर कोई भजन कीर्तन करता है तो कल मुसलमान बोलेगा मैं नमाज भी पढ़ूंगा, क्रिश्चियन बोलेगा मेरे को यहाँ पे क्रॉस टांगना है, हमारे सरदार भाई बोलेंगे, सरदार जी जो हमारे भाई साहब वो बोलेंगे मुझे यहाँ पे कीर्तन करनी है। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना बॉस। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह रहने दीजिए संजय जी। तो संजय जी ने बड़ा तोड़ मड़ोड़ के जवाब दिया था उस दिनों। मैं आपको बता रहा हूँ 20 साल से ज़्यादा हो गई ये बात, और बहुत पीटा था यार, बहुत। मतलब 17-18 साल के लड़के को कैसे आप इतना मार सकते हो यार। मैं समझना चाहूँगा जब आप इंडिया टीवी में थे तो उस समय जो खबरें थी, जैसे दाऊद से बात करें या उनके भाइयों से बात करना, अपने आप में एक बहुत बड़ा वो था। तो वो पूरा दौर कैसा था, वो पूरा एरा कैसा था, अगर आप बता पाए तो? देखिए उन समय एनकाउंटर्स काफ़ी होते थे। सन 2001, 2002, 2003, 2004 एक तरफ सलास्कर साहब मार रहे हैं किसी को, दूसरी तरफ प्रदीप शर्मा किसी को मार रहे हैं। कभी ये खबर आ रही, कभी वो खबर आ रही, और इन खबर की पुष्टियों के लिए हम किसको फ़ोन करें? हमारे पास तो कोई नंबर हुआ नहीं करता था। जैसे खबर आ गई कि दाऊद इब्राहिम ने इसको मरवा दिया, तो दाऊद इब्राहिम के गुर्गे उस समय ना उनके पास एक लिस्ट हुआ करती थी, टॉप 5 चैनल्स। अच्छा। उन टॉप 5 चैनल्स के रिपोर्टर्स के नाम हुआ करते थे, उनको ये खुद सामने से फ़ोन करते थे कि नहीं ये मैंने नहीं किया। उन टॉप 5 में आप थे? क्योंकि हमारा चैनल टॉप 5 में था उस समय। तो ये इतने सारे चैनल्स तो नहीं थे, आप जानते हैं। अब मैं अगर 2005 तक बात करूं तो मुश्किल से 5 या 7 चैनल जो नेशनल चैनल हुआ करते थे, आज तो 700 चैनल है। तो उन चैनल्स के रिपोर्टर्स को ये फ़ोन किया करते, चाहे वो बंटी पांडे हो, चाहे वो रवि पुजारी हो, चाहे वो शकील हो, चाहे वो और भी कोई लोग, फ़ोन करके खंडन किया करते थे कि नहीं हमने नहीं किया, ये गलत खबर है। तो खंडन हम एज इट इज़ टेलीविज़न पे चला देते थे, लेकिन दाऊद ने कभी फ़ोन नहीं किया। अगर कोई ये कहता है कि दाऊद मुझे फ़ोन करता था या दाऊद उनको फ़ोन करता था तो ये गलत बात है। दाऊद ने ऑन रिकॉर्ड किसी से बात कभी की नहीं, सिवाय वो जेठमलानी साहब, स्वर्गीय जेठमलानी साहब के। दाऊद ने कभी किसी को फ़ोन नहीं, उसके गुर्गे ज़रूर फ़ोन किया करते थे। दाऊद जिंदा है? ऑफकोर्स जिंदा है। ऐसे लोग जल्दी थोड़ी मरते हैं यार, वो यहीं पे सब भुगत के मरेंगे। करोड़ों हज़ारों लोगों को मरवाने वाला, काफ़ी मासूम लोगों को मरवाने वाला, मेरे लिए तो वो आइकॉन नहीं है, हीरो नहीं है वो। हमारी कम्युनिटी के कुछ लोग उसको ज़रूर अपना हीरो और आइकॉन मानते हैं, लेकिन मेरे लिए आइकॉन नहीं है। क्योंकि इस्लाम में कभी भी किसी बेकसूर लोगों को मारना नहीं सिखाया है, ब्लास्ट करना नहीं सिखाया। जिहाद, अरे किस बात का जिहाद? निहत्ते को मारना जिहाद है क्या? आप निहत्तों को मार रहे हैं। अरे जिहाद तो वो हो कि जब आप तलवार लेके 1 to 1 सामने जो तलवार लेके आ रहा है उसको मार रहे हैं, तो वो दैट इज जिहाद। जो बेचारा सुबह अपने दफ्तर जा रहा है, ट्रेन में बैठा है, बस में बैठा है, उसको मारने वाले को आप जिहादी कैसे बोल सकते हैं, जिहाद कैसे बोल सकते हैं? और दाऊद इब्राहिम मुसलमानों का बहुत बड़ा रहनुमा कैसे बन सकता है? असलियत तो ये है कि वो 2 कौड़ी का ठाई गुंडा, और बाद में उसकी थिंकिंग भी गुंडे जैसी थी, और आज भी वैसे ही है। डेड बेड में पड़ा हुआ है, अल्लाह उसको जाने क्या होने वाला है। जब हम बड़े बड़े लोगों को यहाँ लेके आ रहे हैं, जैसे मुनव्वर को लेके आया उसको हमारे ब्लास्ट के, दाऊद को कब लेके आने वाले हैं मैं देखना चाहता हूँ। कब तक बचेगा? अगर भारतीय सरकार, माननीय मोदी जी या अमित शाह जी ने ठान लिया कि उसको लेके आना है, या अजीत डोभाल जी ने सोच लिया लेके, तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है। कब तक कौन बचाएगा उसको? और अब लाके फायदा भी नहीं है ना बॉस, डेड बेड में है। उसको लोग समझ में नहीं आ रहे कौन है। जो मेरे खबरें सोर्सेज बताती है कि उसके सामने उसका भाई भी खड़ा हो रहा था, उसको मालूम नहीं कि मेरा भाई है। इज आउट ऑफ सेंसेस, खत्म हो गया वो। बस एक खबर आनी बात की है कि दाऊद इब्राहिम इज नो मोर, और वो कभी भी आ जाएगा। दाऊद को दाऊद किसने बनाया सर? दाऊद को दाऊद बनाया पॉलिटिशियंस ने, दाऊद को दाऊद बनाया उन चमचों ने जो भाई 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 करके घूमते थे उसके साथ। दाऊद इब्राहिम ने रियलिटी में किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा होगा। ही वॉज अ चेन स्नैचर। राइट। मेरे काफ़ी कलीग जो बाकी जो अंडरवर्ल्ड कवर करते हैं, उनके बड़ी बड़ी मैं बातें सुनता रहता हूँ ऐसी पॉडकास्ट में और ये सब बातों में। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि दाऊद को कितना जानते हैं आप लोग? दाऊद को दाऊद बनाया उनके चमचों ने, दाऊद को दाऊद बनाया गोल्ड स्मगलिंग ने। दाऊद वॉज नेवर अ पर्सन हु मतलब किसी को थ्रेट दे और ये करे, वो गोल्ड स्मगलिंग से आगे बढ़ता था। लेकिन बाद में जब भाई भाई करके जब चलने लगती है तो चलने लगती है। अगर मुझे पता हो कि मेरे एक फ़ोन करने से काम हो जाएगा तो मैं करूँगा ना, क्यों नहीं करूँगा? और जब सामने से इतना रिस्पॉन्ड मिलने लगेगा
ठीक है बॉस, दाऊद बन गया, अपनी किस्मत से बन गया, और वैसी किस्मत अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे, क्योंकि बाहर रहकर भी इतने साल वो खुश नहीं होगा। अपनी ज़मीन से जो जुड़ाव था, उन भाइयों को, उन लोगों को, वो जुड़ाव कभी जाता नहीं है। आप कितना भी दुबई में रह लीजिए, दुबई से भगाया गया, पाकिस्तान में रह लीजिए, पाकिस्तान में भी क्या पुक 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 होती रहती, फटी रहती है इनकी कि कोई ऐसा क्यों देख रहा है, कोई वैसा क्यों देख रहा है, 15 लोगों की गाड़ियों का कारवान, क्या है वो तो जेल है। आज मोहम्मद अली रोड मेरे साथ चलिए, डोंगरी चलिए, जो भाईचारा, जो अपनापन, जो सिगरेटबाजी, जो पानबाजी जो होती है, जो लोगों में बाइक लेके ठुर्र 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 घूम गए, वो थोड़ी मिलेगा उसको दाऊद को पाकिस्तान में। वो वहां पे वो सजा है, जैसे पहले जमाने में एक सजाए काला पानी होती थी, ये सजाए पाकिस्तानी है, जाओ वहां रहो, मरो साले वहीं पे, यहां मत आना। ऐसे लोग अब वो खत्म, दाऊद का चैप्टर क्लोज। कभी आपकी शकील से बात हुई, राजन से बात हुई? हुई ना, बिल्कुल हुई, ऑन रिकॉर्ड, ये क्राइम ब्रांच भी जानता है। और जब मैं इंडिया टीवी में था, हुई, उन्होंने कुछ बातें की, मुझे गालियां बकी कि पता नहीं मैं आपके क्या पॉडकास्ट में वो गाली बोल सकता हूँ कि नहीं, लेकिन नहीं बोलूँगा। और जब बोल मैंने सकते हो सर, सॉरी बोल सकते हैं। जब मैंने छोटा राजन दाऊद के वीडियो हमने चलाया इंडिया टीवी में 2005 में, तो तुरंत उसका रिएक्शन लिया छोटा राजन से कि भाई ये जो आप गोविंदा को बुला रहे हैं किंग्स वीडियो के ओपनिंग में, ये सब, तो उस समय गोविंदा सिटिंग एमपी थे, तो उन्होंने तो खंडन किया था कि भाई हमें ज़बरदस्ती लेके जाया जाता था इन ओपनिंग्स में। तो मैंने राजन से पूछा कि मैंने, राजन साहब ये बताइए कि सच में ज़बरदस्ती ले जाया जाता था? तो उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अपनी मर्जी से आते थे। ये राजन का वर्जन था। ठीक है। तो जब ये हमने चलाया तो उसके बाद शकील का फ़ोन आया, अरे तू मुसलमानों के नाम पे कलंक है। मैंने वो तो हूँ, वो तो तुम भी हो, हम तुझे देख लेंगे। मैंने देख लेना। बोले तू बचेगा नहीं। मैंने बिल्कुल, अल्लाह चाहेगा तो नहीं बचूंगा, और अल्लाह चाहेगा तो नहीं। और मैंने तू एक बात बता, तू वहां बैठ के क्या बात कर रहा है, इधर आना। मैंने हम जर्नलिस्ट बहुत सॉफ्ट टारगेट है। हमको तो जैसे मेरे दोस्त जेडे को आसानी से मार दिया गया, सुबह वो जा रहा था अपने काम में, तो हमें भी मार देना यार। आपने देखा होगा जेडे का किस्सा, कितनी आसानी से मारा उसको, वैसे हमें भी मार दो, क्योंकि हमारे लिए तो कोई पुलिस का प्रोटेक्शन होता नहीं है। पुलिस प्रोटेक्शन किसको देते हैं? सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, फ्री प्रोटेक्शन। हम चाहे जितना स्कैमिंग ओपन कर लें, हम चाहे जितने स्टिंग ऑपरेशंस कर लें, सच्चाई दिखा दें, पत्रकारों को कोई सुरक्षा नहीं दी जाती, अकेले घूमते हैं। हाँ, अगर थोड़ा पैसा ज्यादा है तो आप अपने प्राइवेट बॉडीगार्ड्स रख लीजिए, जैसा कि मैंने किया हुआ है। इतना बड़ा स्कैम ओपन करने के बाद मुंबई पुलिस ने प्रोटेक्शन देने नहीं दिया। किस स्कैम का जिक्र कर रहे हैं आप? देखिए, हमारे देश से तकरीबन रोज 50 नहीं 100 से 200 करोड़ रुपया कैश जाता है हवाला के जरिए। कहाँ जाते हैं सर? पाकिस्तान, दुबई। ओके। कैसे जाता है? ये हवाला रैकेटियर्स के जरिए। ठीक है। और वो कहाँ से आता है वो 50-100 करोड़ रुपया, 150 करोड़ रुपया? ये जो ऐप है ना, बेटिंग ऐप, जो आईपीएल चल रहा है, इसमें तमाम बेटिंग ऐप है, इसमें जो आप बेटिंग करते हैं वो पैसा इनके पास जाता है एक अकाउंट में, और वो अकाउंट फर्जी होता है। मैंने, जैसे आप है, हर्ष है, हर्ष का मैंने बोला, हर्ष तू कोई काम वाम तो करता नहीं है, तेरे पास आधार कार्ड है? बोले है। चल आधार कार्ड दे दे, 50,000 दे दिया। अब हर्ष खुश कि 50,000 तो मिल गए। अब वो आधार कार्ड के जरिए मैंने एक अकाउंट खोल लिया, और वो अकाउंट में मैंने वो पैसे मंगा लिए, और वो पैसे मंगा के मैंने उन पैसों को जैसे 8-9 लाख रुपए हुआ इन कैश कर लिया और हवाला कर दिया। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, एक पूरा रैकेट चलता है हजारों अकाउंट्स का। ओके। वो पैसे उनमें जमा होते हैं, विड्रॉ होते हैं, और यहां से हवाला के जरिए दुबई चले जाते हैं। किनको जाते हैं? बड़े बड़े जो बुकीज बैठे हैं वहां पर। ये स्कैम मैंने ओपन किया, ये स्कैम मैंने दिखाया। ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो मुंबई पुलिस हो, उनको बताया कि इस तरह की चीजें चल रही हैं और ये लोग इन्वॉल्व हैं नाम के साथ। वहां से मुझे थ्रेट कॉल भी आया। अच्छा। थ्रेट कॉल का मैंने जानकारी भी मुंबई पुलिस को दी। थ्रेट कॉल किससे आया? यही हवाला रैकेट, अपना ये हवाला रैकेटर्स हो जाए, चाहे वो बुकीज हो जाए, इनकी तरफ से। यहां तक कि मैं तो यहां रहता हूं, मेरा साला रहता है कोलकाता में, उसको थ्रेट कॉल आ रहा है। ये सब जानकारी मुंबई पुलिस को मैंने दी। बाद में क्या हुआ? कुछ नहीं, ढाक के 3 पात, ठीक है। और स्कैम तो खुल गया, FIRs हुई, काफी अरेस्ट हुए, ये हुए, वो हुए, काफी बड़े बड़े बुकीज लोगों के मुझे कॉन्टैक्ट्स फोन आए, ये आए, वो है। कई एक बुकी ने तो मेरे ऊपर, एक हवाला रैकेटर ने तो डिफेमेशन का केस डाल दिया।
1 नहीं 2 नहीं 100 करोड़ का। नाम नहीं ले सकता क्योंकि कोर्ट ने मना किया है, लेकिन अब वो डेफेमेशन स्टैंड नहीं करता क्योंकि वो खुद आदमी अरेस्ट हो गया है अबू धाबी में, 9 साल की सजा लग गई है, जहां तक मुझे सोर्सेज बता रहे हैं, इसी केस में, हवाला के केस में। तो यानी मैं सच था, मैं सही था, मैंने गलत नहीं दिखाया। खैर, तो ये इतनी धमकियां आपको आती हैं। आप जब भी सच दिखाओगे बॉस, तो आपको धमकियां तो आएंगी। और एज अ जर्नलिस्ट हमारा काम होता है कि आप देखिए, लोग बोलते हैं कि वाहिद की लिविंग लाइफ स्टैंडर्ड इतनी हाई क्यों है। वो जब रिपोर्टिंग करने जाता था तब भी मारुति 1000 में क्यों जाता था। तो मैं बता दूं कि मैं खानदानी हूं। मेरी दादी बॉलीवुड की हीरोइन रह चुकी हैं, मेरे दादा टॉप के बिजनेसमैन रह चुके हैं। तो नवाब खानदान के, नवाब मोइनुद्दीन मिर्जा के खानदान के हम हैं। तो लकड़ी जल गई लेकिन बल तो नहीं गया ना यार। तो वो प्राइवेट जेट भी वहीं से फैमिली? नहीं, वो देखिए, वो प्राइवेट जेट एक अलग कहानी है। प्राइवेट जेट ऐसा है कि आपके दोस्त यार अगर जब स्ट्रांग होते हैं तो प्राइवेट जेट वगैरह आ जाती है आपके पास। कौन कौन दोस्त आपके? वो सब नाम देखिए, अब जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल देता हूं जी। हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, विलासराव देशमुख साहब, जब पहली बार वो प्लेन आया महाराष्ट्र सरकार का, तो उसमें नाम डाला होता ना, VDD नाम डाला, विलासराव देशमुख ऐसा कुछ। तो उन्होंने हमको बुलाया, चल प्लेन में बैठ गया, इंटरव्यू इसमें करेंगे। अच्छा, ठीक है। हमारे नितिन गडकरी साहब कितनी बार मुझे हेलीकॉप्टर और प्लेन में लेके गए, चल इंटरव्यू उसमें करेंगे। और जहां तक प्लेन खुद होने की, तो प्लेन किसी का खुद का नहीं होता। लोग बोलते हैं, अभी जैसे पिंक विला में मैं कहीं पढ़ा कि शाहरुख खान ने अपना प्लेन ले लिया। नहीं, लीज पे लिया। कोई भी प्लेन नहीं खरीदता साहब, कोई भी एयरलाइंस प्लेन नहीं खरीदती, सब लीज पे लेते हैं। तो आप 200 घंटा 300 घंटा प्लेन लीज पे लीजिए, उसको आप वापस लीज पे दीजिए। आपने लीज पे लिया है कभी? हमने लीज पे दिया है। अच्छा, आपने लीज पे दिया है? हाँ, लीज पे लेके लीज पे दिया है। ये बिजनेस है? ये बिजनेस बहुत, अरे बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है। कितना, अगर मुझे लेना है कितना लीज लगेगा मुझे? देखिए, डिपेंड करता है आपको कौन सा प्लेन चाहिए। 8 सीटर चाहिए मिनिमम, सबसे बेसिक, सबसे सस्ता प्लेन आप समझ लीजिए, मेरे ख्याल से तो C90 होता है। ठीक है। जो टर्बो कॉब होता है, पंखड़ी बाहर लगी रहती है, 8 सीटर होता है। उसको हम लीज पे लेते हैं 80,000 में, हम देते हैं 140 में। 80,000 पर आवर। अच्छा, प्लस लैंडिंग कॉस्ट अलग, फ्यूल VVIP अलग। नहीं, फ्यूल वो आपका उसमें आ जाता है। अच्छा, फिर लैंडिंग, टेक ऑफ, पार्किंग चार्ज, वो सब मिला के आपका एक्सपेंसिव बढ़ जाता है। तो ये खेल बड़ा है। अच्छा। और इलेक्शन में हमको बहुत फायदे होते हैं। कैसे? देखिए, इलेक्शन में पार्टीज को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो या तो हेलीकॉप्टर यूज करेंगे या प्लेन यूज करेंगे। तो अगर छोटी से छोटी जगह पे जाना है तो हेलीकॉप्टर लैंड हो जाता है। तो जो सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर हमको ₹1,00,000 ₹1,25,00,000 मिलता है, वो हम ₹2.5 लाख में देते हैं। डबल इंजन हेलीकॉप्टर ₹4,00,000 में देते हैं। तो ऐसा है। तो आपसे क्यों लेते हैं डायरेक्टली, एयरलाइन से, एविएशन से क्यों नहीं लेते? नहीं ले सकते ना साहब, नहीं ले सकते। वो जैसे आप बोलोगे कि एयरलाइंस कंपनी से ले, तो एयरलाइंस कंपनी को इतना टाइम नहीं होता। अच्छा। वो आप एयरलाइंस कंपनियां आपको हेलीकॉप्टर नहीं दे सकती, छोटे प्लेन्स वो नहीं रखती। वो छोटे प्लेन्स का धंधा अलग है, अलग लोग हैं, अलग अलग सप्लायर्स हैं। तो उनसे आपने डील कर? हाँ, मैंने एक कंपनी चालू की थी, शॉन एविएशन, मेरे बेटे के नाम पे। बाद में मैंने वो बंद कर दी। तो उसमें क्या, प्लेन लो, प्लेन भाड़े पे दे दो। लेकिन वो धंधा ज़्यादा दिन नहीं चला, बिकॉज कोविड में किसी को इंटरेस्ट था नहीं, और कोविड की वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ उसमें। अच्छा। पर ये जो पैसा जिससे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ये आरोप लगता है कि जर्नलिस्ट के बाद इतना पैसा कहाँ से आया? आपने साफ की हवा कि आप खानदानी, आप एक वेल टू डू फैमिली से आते हैं, तो ये वहीं फैमिली का पैसा ही आपने इसमें इन्वेस्ट किया? देखिए, मेरी दादी, मरहूम दादी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जी। मेरी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब कराए। मेरे डैड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब कराए। और पैसा चाहिए नहीं आपको बिजनेस के लिए। क्या बिजनेस के लिए पैसा क्या चाहिए? 0 दिमाग चाहिए आपको, कॉन्टैक्ट्स चाहिए आपको। आप पैसे से जो नहीं कर सकते वो कॉन्टैक्ट से कर सकते हैं। पर कैसे बनाए हम कॉन्टैक्ट? जैसे मैं नया हूँ, कैसे बनाऊँ मैं कॉन्टैक्ट? रिलेशन बनाइए ना, दोस्ती बनाइए ना। हर जगह दुश्मनी बनाई नहीं जाती। हर जगह वो बोलते हैं ना कि आपको लाठी लेके नहीं चलना है। पर इतने दुश्मन जर्नलिज्म में बन जाते हैं। दोस्त भी बनते हैं, ऑफकोर्स बनते हैं। सर, ये कलयुग के ज़माने में ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं? अब कलयुग का ज़माना तो आ जाए, मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब लोग बहुत अच्छे दिल के हुआ करते थे बॉस। आज भी अच्छे दिल है, लेकिन लोगों में क्या है ना, कोविड के बाद एक बड़ा असमंजस पैदा हो गया। लोग बड़े अनप्रिडिक्टेबल हो गए इस कोविड के बाद। चिड़चिड़ापन आ गया है, खर्चा करते हैं, इनकम की परवाह नहीं करते, और वो दौर नहीं रहा पहले जैसा, कोविड के बाद जैसा। लेकिन उस समय जब हमने जर्नलिज्म शुरू किया और कॉन्टैक्ट्स बनाया, बॉस, मेरे जो गॉडफादर्स हैं, जो गॉडफादर हैं, वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं
ये जो मेरे ऊपर आरोप लगाने वाले कि पैसा कहाँ से, पैसा की ज़रूरत नहीं है, मेरे रिटर्न्स देख लो यार, अच्छा खासा टैक्स भरता हूँ। और माशाल्लाह कि मेरी बीवी भी थोड़ा बहुत अच्छा कमा लेती है, मुझसे ज़्यादा कमाती है, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। आप जानते होंगे, तो आई एम प्राउड ऑफ इट। शाइस्ता अली खान, शी इज़ अ वेल नोन डिज़ाइनर, और मुझे खुशी है कि वो मुझसे ज़्यादा कमाती है और मुझे बहुत सपोर्ट करती है। सच बोलूँ तो कभी कभी मेरे पास तो पैसे नहीं होते तो मैं उधार मांग लेता हूँ, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है। ठीक है सर, मुझे लगता है जैसे आप जर्नलिस्ट, आप बहुत बड़ी जगह पर जर्नलिस्ट रह चुके थे, आपने जिक्र किया इंडिया टीवी का। कई बार ऐसा होता है, आई एम जस्ट आस्किंग, आई एम क्यूरियस, कि अगर मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मेरे मन की बात मैं नहीं कह सकता, प्रेशर होता है स्टेक होल्डर्स का, माइट बी गवर्नमेंट, माइट बी द राइट पीपल सिटिंग ऑन द टॉप। इन्फ्लुएंस होता है जर्नलिज्म, या जर्नलिज्म का स्तर अभी क्यों नीचे जा रहा है आपके हिसाब से? देखिए, अगर आप सच दिखा रहे हैं जी, और वो सच के पीछे आपके बॉसेस खड़े हैं, तो हमें कोई भी नहीं रोकता था उस समय। एंड आई वॉज वेरी लकी टू हैव अ बॉसेस लाइक रजत शर्मा, टू हैव अ बॉस लाइक सुधीर चौधरी, टू हैव अ बॉस लाइक दिलीप सिंह। दे वर द पीपल हु वर नेवर स्केयर्ड ऑफ एनीवन। चलाना है मतलब चलाना है। किसी का बाप भी फोन कर दे तो खबर उतरती नहीं थी हमारे यहाँ, जब तक मैं एक्टिव रिपोर्टर रहा, एक्टिव कॉरेस्पॉन्डेंट रहा। और अब की बात अगर आप करें तो डेफिनेटली पहले के ज़माने में जर्नलिज्म जर्नलिस्टों के द्वारा किया जाता था, चैनल्स जर्नलिस्ट लॉन्च किया करते थे। अब बिजनेस हाउस चैनल लॉन्च कर रहे हैं। जितने भी बड़े चैनल आप देख लें, वो कहीं ना कहीं बिजनेस हाउसेस के साथ जुड़े हुए हैं जी। तो डेफिनेटली जब एक व्यापारी किसी व्यापार में आएगा तो वो अपने नफा नुकसान सोचेगा। उस समय नफा नुकसान हम नहीं सोचा करते थे। अब उसको नफा किस चीज में है, नुकसान किस चीज में है, वो उसको देखना पड़ेगा, और वो देखने के लिए उसने अपने लोग बैठाए हुए हैं हर चैनल में। तो मुझे अगर एक्स के खिलाफ चलाने में वाई से फायदा हो रहा है तो मैं वाई का साथ दूंगा, और मुझे अगर एक्स के खिलाफ चलाने में वाई से नुकसान हो रहा है तो मैं वाई का साथ नहीं दूंगा। ये हो चुका है कुछ हद तक, इसलिए हम 158 नंबर पे हैं फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म में। तो सोच के आश्चर्य जरूर होता है, लेकिन आज भी जर्नलिज्म है। और देखिए, जब बोलते हैं ना भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो 10 दरवाजे खोल देता है। तो थैंक्स टू पिंक विला, थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू इंस्टाग्राम, फेसबुक, और भी जितने भी जरिए जो खुल गए, कि अगर ये मीडिया अगर हमको सच्चाई नहीं दिखा रही है तो ये मीडिया है जो सच्चाई दिखा रही है। अब देखिए, बहुत सी खबरें ऐसी होती है जो अफवाह फैल जाती है 1 सेकंड में, लेकिन उसी खबरों को फैक्ट चेक करके चलाने वाले इंस्टाग्रामर हैं, यूट्यूबर्स हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का अगर नुकसान है तो फायदा भी है। मैं नहीं कहता, आज बहुत सारे जुर्म इसलिए नहीं होते क्योंकि आदमी फटाक से कैमरा निकाल लेता है, तो उससे बहुत फायदा हो जाता है कि सच क्या है झूठ क्या है आपको पता चल जाता है। लेकिन नुकसान भी है, अफवाहें भी इसी माध्यम, इसी प्लेटफॉर्म से फैलाई जाती है, लेकिन उस अफवाहों को फैला के बचाव करने वाले भी यही माध्यम है। और आज मुझे आप बताइए कि आपने लास्ट टीवी में न्यूज़ कब देखी होगी? मैंने देखी नहीं सर, इट्स बीन लाइक 3 आपने years। कब देखी होगी? मुझे लग रहा है कि कोविड के टाइम पर देखा था, उसके बाद। बस, तो इस जवाब है कि आज सोशल मीडिया कितना स्ट्रांग है हमारा। मुझे न्यूज़ चैनल देखे हुए टीवी में सदियों हो गए, जबकि मैं न्यूज़ का आदमी हूँ। मेरे भी जो 2-4 चैनल चलते हैं सोशल मीडिया में, सुपर हिट है। क्योंकि सुपर हिट होने की वजह यह है कि लोग देखते हैं। आज इंटरनेट इतना सस्ता हो गया और मोबाइल इतने अवेलेबल हो गई है लोगों के पास कि लोग देखते हैं। सुबह उठ के लोग व्हाट्सएप चेक करते हैं, फेसबुक में जाते हैं, इंस्टाग्राम में जाते हैं कि आज क्या है नया। तो ये जो टेलीविजन मीडिया ना, मैं आपको बता देता हूं, अगले 5 साल में सो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दे विल ऑल गो वाइप ऑफ। टीवी हमारे घर में एक बोलते ना, एक नमूने की तरह लगा रहेगा, एक शो ऑफ की तरह, देखेगा कोई नहीं। और वो ये न्यूज़ चैनल वाले भी जानते हैं, इसलिए धीरे धीरे डाइवर्ट हो रहा है। इसलिए धीरे धीरे देखिए, हर एक चैनल का अपना एक पैरेलल यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, क्योंकि उनको मालूम है टीवी में अब कुछ नहीं बचा साहब जी। और टीवी में आने वाले समय में कुछ बचेगा भी नहीं। एक चैनल लॉन्च होने में जब 100 करोड़ रुपए लगते थे एक ज़माने में, आज कोई भी चैनल 20 करोड़ में लॉन्च हो जाता है। इक्विपमेंट इतने सस्ते हो गए। ओबी वैन, हमको याद है, इतनी बड़ी बड़ी ओबी वैन बनती थी 407 में, ट्रक में बड़े बड़े, फिर वो छतरी को हमको एडजस्ट करना पड़ता था, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अब तो आप मोबाइल में लाइव कर लो, ओबी वैन की जरूरत ही नहीं है। पहले बड़े बड़े कैमरे हुआ करते थे, तो आप देख लीजिए कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे कैमरे हैं हमारे सामने।
पीसीआर हुआ करता था, एमसीआर हुआ करता था। अब जरूरत नहीं है बॉस, अब आप 5 करोड़ में पूरा इक्विपमेंट ले लो, एक एएनआई से यूएनआई से टाई अप कर लो, सारे चैनल, न्यूज चैनल वैसी न्यूज मिलने लगेगी आपको। रिपोर्टर्स की जरूरत ही नहीं है, कैमरामैन की जरूरत नहीं, क्योंकि हर पब्लिक एक रिपोर्टर बन के घूम रही है। ट्रू। बट वाहिद सर, मुझे एक चीज़ यहाँ पे आपको रोकनी पड़ेगी। आपने कुछ देर पहले जिक्र किया फ्रीडम ऑफ स्पीच का। आपने राहुल कनाल जी का भी इंटरव्यू किया था जो शिवसेना में है। आपने बताया कि जब आपके साथ सेम ऐसा ही किस्सा हुआ था, जब भीड़ ने आपको मारा था, उसका इम्पैक्ट मैं देख सकता हूँ आपकी पर्सनैलिटी में। आई नो यू आर काइंड ऑफ अ गाय हु टेक्स थिंग्स, ही रिमेंबर्स एवरीथिंग, राइट। ये सेम किस्सा भी हुआ एक जगह हैबिटाट, जहाँ एक कमेडियन है कुणाल कामरा, उन्होंने परफॉर्म किया और हैबिटाट तोड़ दिया गया। आप राहुल कनाल से मिले, आपका टेक क्या है सब पे? मैंने तो पूछा राहुल से, आपने देखा होगा इस इंटरव्यू में, सीधा साफ तौर पे पूछा मैंने राहुल से, किसने अधिकार दिया आपको स्टूडियो तोड़ने का? अगर ये स्टूडियो आप तोड़ते जाएंगे तो क्या यूपी बिहार बुलडोजर बन जाएगा? ये तो महाराष्ट्र का कल्चर ऐसा नहीं है। बिल्कुल। राहुल कनाल को मैं आसनी सालों से जानता हूँ, एंड इज अ वेरी नाइस पर्सन, नाइस बॉय। ही इज अ पर्सन हु इज नॉट नेवर गेट इनटू एनी कंट्रोवर्सीज और ये वो, बड़ा सिंपल है बंदा वो। और इस तरह की चीज़, इस तरह की वारदात वहाँ से होना, उसके नाम से होना, मेरे लिए बहुत आश्चर्य था। मैं बहुत कम 1-to-1 इंटरव्यू करता हूँ, आपने देखा होगा। कई दिनों के बाद मैंने वो इंटरव्यू उसके साथ किया होगा। तो देन ही टोल्ड मी कि दैट एक हीट ऑफ द मोमेंट होता है, मोमेंट ऑफ हीट होता है जब हो जाती है चीज़ें। वो ही इज़ वेरी मच इन्वॉल्व विद एकनाथ शिंदे जी। एकनाथ शिंदे जी भी उसको बहुत प्यार करते हैं, और उसका कहना था कि भाई ये हुआ, तो मैंने उसको एक ही बात पूछी कि चलिए आपका जिससे लफड़ा हुआ, जिसने ये बातें बोली जी, वो तो चला गया, जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसे आज मैं आपके स्टूडियो में इंटरव्यू कर रहा हूं, मैंने कुछ 19-20 बोल दिया तो कल के आगे पिंक विला तोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं होता ना भाई। जिसने गलती की सजा उसको दीजिए। और म्युनिसिपैलिटी, आप मेरे घर के पास चलो लोखंडवाला में, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं साहब, जो महीनों से नहीं पुर रही है, मैन पावर ही नहीं है। वो म्युनिसिपैलिटी 24 घंटे में जाके उनके बिना नोटिस के प्रॉपर्टी तोड़ देती है। मतलब हम क्या हिटलर शाही में जी रहे हैं? डेमोक्रेसी नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, कोई कोर्ट कचहरी नहीं है। राहुल को सब सवाल का जवाब दिया राहुल ने, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज आंसर्स। आपने कहा हीट ऑफ मूवमेंट में होता, तो उसके बाद बाहर आके उनका स्टेटमेंट था कि आगे भी होगा, अगर होगा तो वो हीट पिक्चर अभी बाकी है, मुझे मालूम है, बड़ा हिट हुआ मेरे साइट में भी, मिलियंस ऑफ व्यूज आए जब उसने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। नहीं, देखिए अभी राहुल स्टार्ट कर रहा है अपना करियर, मेच्योरिटी आने में टाइम लगेगी। ऑल्दो इज वेरी मच मैच्योर, ही नोज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। लेकिन आई एम नॉट हियर टू डिफेंड राहुल कनाल। मैं आपको एक हकीकत, आपने मुझे सवाल किया, मैं जवाब देना चाह रहा हूँ, और जवाब यही है कि राहुल को ये चीज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन हर एक को बड़ा बनना है, हर एक को नेता बनना है, और शिवसेना की स्टाइल ही यही है साहब। राहुल शुरू से शिवसेना के साथ जुड़ा हुआ था साहब। बड़े साहब जो हमारे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे साहब, उनके बंगले पे आना जाना इसका डे 1 से था, बचपन से ही। तो वो स्टाइल उसने हमेशा देखा है वो शिवसेना का। और ये जो एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना है, ये भी वहीं से निकली हुई है, बिल्कुल वही विंग है। तो वो स्टाइल जो है ना, वो शिवसेना की जाएगी नहीं बॉस। मैंने तो मार खाया, मुझसे ज्यादा कौन जानता है। ये तो उनकी स्टाइल ही है, जो बहुत दिनों से दबी हुई थी, लेकिन अचानक निकल आई। क्योंकि वाकई जो शब्द उसने यूज किए, एज अ जर्नलिस्ट मैं भी कहता हूं, मैं भी ऐसे शब्द यूज नहीं करूंगा। टू बी ऑनेस्ट, ही इज अ इलेक्टेड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, राइट। ही इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग। इस तरह के अपशब्द बोलने का हमें अधिकार नहीं है साहब। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि मैंने अभी आपको गाली बक दी और मैं आपको बोलूं I'm सॉरी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नहीं, आप तो बोलोगे तूने मेरे को मां की गाली बकी, मैं तुझे बहन की बकूंगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता किसी का दिल दुखाना, किसी को तकलीफ देना। और ये जो व्यक्ति है जो खड़े होकर स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, कभी आपने इनकी कॉमेडीज देखी है? आप अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ऐसी गंदी गंदी बातें कह देते हैं साहब, जो हमारे आंखें झुक जाती हैं। क्या गंदी बात लगी आपको कामरा के सेटअप में? अगर मैंने कोई क्लास का मॉनिटर चुना है और वो ठीक नहीं कर रहा, अगर मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, वहीं दूसरी बात आप मुनव्वर का सपोर्ट करते हैं, उन पे भी आरोप लगता है। मैंने मुनव्वर का कभी सपोर्ट नहीं किया। साथ में आपकी पिक्चर्स हैं उनके इंस्टाग्राम पे। मेरे सलमान खान की भी पिक्चर्स हैं यार, उसमें क्या है, पिक्चर्स तो खींच ली जाती है। कई सारी पिक्चर्स आप हाउस में बैठोगे तो तमाम लीडर्स की फोटो आपको मैं साथ में दिखा दूंगा, लेकिन ना इत्तेफाकी तो सबके बीच में होती है ना। मुनव्वर कोई मेरा रिश्तेदार तो है नहीं। फोटोज लेना ठीक है, वो कभी ईद में मिल गया, कभी बकरीद में मिल गया, नाइट लाइफ जीता हूं तो कहीं नाइट लाइफ में, कहीं डिस्को पब में मिल गया,
तो वो ठीक है, फोटो निकाल ली जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जो सोच है उसकी सोच एक जैसी हो। अच्छा, आप उनकी सोच से आपकी सोच अलग है। आप कह रहे हैं कि वो जो बोलते हैं स्टैंड अप, आप सपोर्ट नहीं करते हैं उस भाषा को? बिल्कुल नहीं। अगर वो मेरे समाज के खिलाफ है, अगर वो मेरी परंपरा के खिलाफ है, हमारी भारतीय परंपरा जो हमारी गंगा जमुना तहजीब के खिलाफ है, अगर वो हमारे बोलते ना कि परिवार के खिलाफ है, तो मैं बिल्कुल आज सहमत हूँ, मैं बिल्कुल सहमति नहीं रखूँगा साहब। आपने देखा होगा कि बीच में उससे भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। किसकी? क्या कहा था उसने? रणवीर अल्लाहबादी की बात कर रहा है। क्या बोला था उसने माँ बाप के बारे में? क्या आप उससे सहमति रखेंगे? इज इट राइट? I'll tell you one thing, my point, sir. It's not right. It's not all right. But showing it on a prime time news, जो बड़े मुद्दे हैं देश के, उसकी हम बात कब करेंगे? हम बात कर रहे हैं कि कॉमेडियन ने ये बोल दिया, रणवीर ने ये बोल दिया, ठीक है गलत किया उसको सजा दो, पर 24 घंटे सारे न्यूज़ चैनल, प्राइम टाइम न्यूज़, वहाँ देश में क्या हो रहा है हम भूल गए। Was it right? मेरे चैनल में तो बाकी कुछ नहीं चल रहा था, यही चल रहा था। बाकी मेरे चैनल में दूसरी चीज़ें भी चल रही थी। मैं आपको चैनल की बात हाँ, मैं बाकी चैनल्स की बात नहीं कर सकता बॉस। उसके एडिटोरियल कंटेंट क्या है, आपके एडिटोरियल कंटेंट क्या है? क्या मैं पिंक पिला को बोल नहीं सकता फ़ोन करके कि आप ये खबर मत चलाओ, ये चलाओ? टू बी ऑनेस्ट, तो उस बारे में टिप्पणी करना भी मेरा ठीक नहीं होगा। मैं अपने चैनल में क्या कंटेंट चला रहा था मुझे पता है। मैं इलाहाबादी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी क्या हो रहा था वो चला रहा था, बिहार में भी क्या हो रहा था वो चला रहा था। और मेरा क्या एक सीमित मैन पावर है, मैं कोई 24 आवर्स फ्लैश चैनल नहीं चलाता हूँ। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को उठाता हूं दिन में और उसको अपने नज़रिए से रखता हूं। तो जो लोग देखना चाहते हैं वो देखते हैं, और जो नहीं देखना चाहते वो नहीं देखते। क्योंकि आज भेड़ बकरी की तरह चैनल हो गए हैं। बुरा मत मानिए, पिंक पिला ने तो एक नाम कमाया है, एक इज्जत कमाई है, लेकिन पिंक पिला के जैसे पॉडकास्ट हर एक आदमी गली चौराहे पे कर रहा है। हर एक आदमी के सामने ये माइक आ गया है, हर एक माइक कैमरे आ गया, और हर एक आदमी अपने आप को पॉडकास्टर बना रहा है। मेक सेंस सर। आपने कहा कि पिंक पिला जैसे बहुत चैनल खड़े हो गए, बट पिंक पिला जैसी चैनल जहाँ पे एक आदमी बिना शक्ति के सोर्स से डरे हुए सवाल पूछने वाले काफ़ी कम हैं, हम उनमें से एक हैं। 100% आई एग्री। हम थोड़ा सा इस पे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं। आपने बैटिंग स्कैम उजागर किया, IPL चल रहा है, राइट, द मोस्ट हॉट टॉपिक इन द कंट्री, राइट। मुझे आपसे जानना है, क्या लास्ट IPL हर्ष शर्मा भी बात कर रहे थे कि लास्ट बॉल तक ड्रामा था, इसलिए कि मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ कि वो मुझे एच पे रख रहा है, वो बाकी मैचेस नहीं रखते। क्या है सर इसके पीछे आपके हिसाब से? जस्ट आस्किंग। हर एक मैच, देखिए, मैंने कई बुक्यूज के साथ भी इंटरव्यू किया। आपने देखा होगा मेरा एक अमित मंजीठिया वाला इंटरव्यू, जो कि बहुत ही बड़े गुरु हैं इन क्रिकेट बैटिंग को लेकर अपने आप को। इनकी एक कंपनी चलती CBDT करके, उसका भी इंटरव्यू लिया था। उसी इंटरव्यू के बाद कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, और उन्होंने कुछ लोगों ने मेरे पर डेफेमेशन भी फाइल किया। उनके मुताबिक, उनको कोट करूँगा, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो सवाल आप जैसा मुझसे कर रहे हैं, मैं सिर्फ वैसे सवाल मैं उनसे करता हूँ। उनके मुताबिक फिक्सिंग होती है, मैच फिक्सिंग होती है। अब कैसे होती है, क्यों होती है, इसका जवाब मैं आपका आने वाले 10 दिनों में दूंगा, क्योंकि मैं बहुत जल्द उसका इंटरव्यू वापस करने वाला हूँ इस IPL को लेकर। कि CSK जैसी टीम, जो कि इतनी बढ़िया टीम थी, इतने मैचेस कैसे हार गई? आप समझ रहे? जहाँ पे IPL में लास्ट ईयर तक 170-180 रन बहुत बड़ा मायना रखता था, हाँ 200 रन तो ऐसे हो गए जैसे हलवा। तो ये सब सवाल मेरे पास भी हैं जो मैं उनसे करूंगा, और फिर मैं आपको जवाब दूंगा। पर अभी तक जो देखा है आपने, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? देखिए, ऑब्जर्वेशन करने वाला हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है जो हो रहा है वो दिखाओ। हमें अपनी राय रखने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं साफ आपको बोल रहा हूँ, जो सच्चा जर्नलिस्ट होगा ना, वो कभी भी अपनी राय नहीं रखेगा, वो जो हो रहा है वो हकीकत को दिखाएगा। अगर हम अपनी राय रखने लगे तो हम एक्सपर्ट बन जाएंगे। हमें एक्सपर्ट नहीं बनना, हमें जर्नलिस्ट ही रहना है। हमें सिक्के के दोनों पहलू दिखाने हैं, अच्छा क्या है, गलत क्या है। आज हो क्या रहा है कि हर जर्नलिस्ट एक बोलते ना, एक एक्सपर्ट बन के बैठ रहा है। अब मैं हमारे माननीय श्री 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 परम जर्नलिस्ट अन्नब की बात करूं, मुझे ड्रग दे दो, मुझे ड्रग दे दो, मुझे ड्रग दे दो, वही क्लीन चिट मिल गई उस लड़की को। CBI ने। कहां रहा आपका जर्नलिज्म? मीडिया ट्रायल। तो मैं मीडिया ट्रायल कभी नहीं करता। मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं अपनी औकात जानता हूं, और मैं अपनी औकात के अंदर ही रह के काम करता हूं। मुझे मीडिया जर्नलिस्ट किसी को अच्छा बोलना, किसी को बुरा बोलना मेरा अधिकार नहीं है। वो काम है माननीय न्यायालय का, उसके लिए हमारे माननीय न्यायालय बने हुए हैं। वो है इन्फोर्समेंट एजेंसीज का, वो काम है पुलिस वालों को करना कि क्या गलत है क्या सही। आप अपना बनाइए, चार्जशीट डालिए, कोर्ट में डालिए। कोर्ट किसी को अगर जुर्म बोलता है तो जुर्म है, नहीं है तो नहीं है। एंड इट इज रिटन कि यू आर इनोसेंट अंटिल यू प्रूवन गिल्टी। और हमारे यहां उल्टा चल रहा है कि यू आर गिल्टी अंटिल यू प्रूवन इनोसेंट। ये मीडिया में चल रहा है, और मैं इस भेड़ बकरी की चाल में अपने आप को शामिल नहीं करना चाहता। मेरा बहुत अलग तरीका है।
मैं उस तरीके को लेके चलता हूँ। मुझे लगता है कि अगर किसी कोई मेरे पास आता है कि साहब ये गलती हो गई, जैसे पृथ्वी शॉ की आप बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, तो मैं उसके पीछे भी जाऊंगा कि क्या हकीकत है। कोई मेरे पास सुबह 6 बजे भागता हुआ आ गया और बोले कि उसने मुझे मारा, तो क्या मैं चैनल में चला दूं? हुआ क्या था सर? हाँ, थोड़ा वो पृथ्वी शॉ कॉन्टेक्स्ट क्या है पृथ्वी शॉ का जो बता रहे हैं? देखिए, ये कहानी ऐसी है, जो मुझे पता चला कि पृथ्वी एक क्लब में पार्टी कर रहा है। डेफिनेटली सेलिब्रिटी है यार, किसको पार्टी करने का अधिकार नहीं है? सबको है। तो पार्टी कर रहा है, पार्टी करते करते एक व्यक्ति उसके पास जाता है सेल्फी मांगने, तो डेफिनेटली ही इज अ सेलिब्रिटी, तो सेल्फी दे देता है। फिर दूसरा वही व्यक्ति जाता है कंधे में हाथ रखने के लिए कि मेरे साथ फोटो खिंचाओ, तो वो हेजिटेट करता है। इतने में कुछ अनबन होती है। मेरे भी सोर्सेज है, जर्नलिस्ट हूँ, 4 लोगों से सवाल जवाब करता हूँ, तो मैंने भी हकीकत जानना चाहा दूसरे दिन जाके, जो लोगों ने मुझे बताया। बाहर वेट कर रहे हैं, तो पृथ्वी पर अटैक किया जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये सीसीटीवी फुटेज जो सहार पुलिस स्टेशन में है वो देख लीजिएगा। पृथ्वी वहाँ से भागता है, पुलिस स्टेशन आता है, कंप्लेन दर्ज होती है। इतने में 6 बजे मेरे घर की घंटी बजती है, मेरे फ्लैट की, टन 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 टन। तो मेरे यहाँ सिक्योरिटी है जी। तो मेरी नौकरानी दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि एक लड़की सामने खड़ी है। तो मेरे पास बेडरूम में आती है, बोले साहब कोई लड़की आई है। मैंने सुबह 6 बजे कौन सी लड़की आई? पर आपके पास ही क्यों आई सर? क्योंकि वो लड़की मुझे जानती थी। अच्छा। और किस लिए जानती थी वो दूसरी बात है, ठीक है, वो बोलना ठीक नहीं होगा। ठीक है। वो मुझे जानती थी कि मेरा घर कहाँ है, ये क्या है। वो आई और उसने बोला वाहिद भाई कहाँ है, मुझे मिलना है। तो मैं गया, मतलब क्या हुआ। उतने में मेरी बीवी भी आ गई, तो हमने उसको बैठाया, पानी वानी पिलाया। मैंने क्या हुआ, आँख से आंसू, पूरा मेकअप उतरा हुआ और काजल फैला हुआ। मैंने क्या हुआ, तो बोले कि पृथ्वी ने मुझे मारा। मैं बोला कौन पृथ्वी? बोले पृथ्वी शॉ। मैंने कौन पृथ्वी शॉ? बोलो क्रिकेट खेलता है। मैं तुम्हें मारा? बोले हाँ मुझे मारा। क्यों मारा? बोले मेरे बॉयफ्रेंड के साथ कुछ उसका पंगा हो गया, उसने मारा। मैंने बोला पहले तुम अपनी बीवी का मुंह देखा कि भाई सुबह 6 बजे कोई लड़की मेरे घर में आएगी तो बीवी का रिएक्शन आप जानते हैं कैसे होता है। ये कौन है, कुछ है तो नहीं इनका चक्कर। तो बीवी मेरी बहुत अंडरस्टैंडिंग है और अल्लाह ऐसी बीवी सबको दे। आज मेरी एनिवर्सरी भी है बाय द वे। तो वो समझ गई, उसने बैठाया। तो मैंने बोला ठीक है अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगाओ। उसने अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगाया और जैसे कि हमारा जर्नलिस्टिंग होता है, मैंने उस फ़ोन को रिकॉर्ड किया क्योंकि मुझे जानना था सच। तो उसमें उस बॉयफ्रेंड ने बोला कि नहीं भाई हमने उसको बहुत मारा। क्या बोला? भाई वो आया तो अपने से पंगा लेने के लिए, हमने उसको बहुत मारा। पृथ्वी को मारा उसने? हाँ। मतलब हुआ क्या? अरे वो भाई अपने आप को सेलिब्रिटी समझ रहा था, फोटो नहीं दे रहा था, ये वो ऐसा वैसा। ठीक है, मैं क्यों मारा? मारने का अधिकार नहीं है तुमको। नहीं भाई गलती तो हो गई, ऐसा वैसा। मतलब दोनों डली में थे, फुल टल्ली बोलते हैं, टल्ली मुंबई लैंग्वेज में टल्ली थे दोनों। तो वो रिकॉर्डिंग मैंने सेव की। मैंने देख मैडम ऐसा है कि गलती तो आपकी नज़र आ रही है, मैं इसमें आपका कोई साथ नहीं दे सकता, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए और पुलिस स्टेशन जाइए और जहाँ जो भी आपको अपने खिलाफ लिखवानी है, किसी के खिलाफ, पुलिस विल हेल्प यू। आई एम नॉट अ पुलिस स्टेशन। और रही बात खबर चलानी नहीं चलानी, वो मेरे ऊपर है, मेरा चैनल मेरा है, किसी के बाप का नहीं है जो मुझे बताएगा क्या करना है। तो वो लड़की चली गई। मैं नीचे देखा वॉचमैन को, मैं क्यों? बोले सर वो बैरिकेड तोड़ के अंदर आई। हमारे यहाँ ऐसा बैरिकेड है सिक्योरिटी का, वो तोड़ के अंदर घुस के आई। मतलब इतनी ठीक है, चलिए किसी के व्यक्तिगत तौर पर किसी पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। वो लड़की शायद अपने घर चली गई। 12 बजे पुलिस ने उसको उठा लिया FIR होने के बाद। पुलिस ने मुझे भी बुलाया जब मेरा वो ऑडियो वायरल हो गया, तो मैंने पुलिस को स्टेटमेंट दिया। पुलिस ने विटनेस बनाया, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग अपने पास रखी। तो ये होगा सिक्के के दोनों पहलू कि लड़की ने बोला मुझे मारा और हकीकत क्या थी, किसने किसको मारा। वो लड़का अरेस्ट हुआ, यानी इसका बॉयफ्रेंड, ये लड़की अरेस्ट हुई। अगर मैं एक सिक्के का पहलू देख के वो खबर चला देता कि पृथ्वी शॉ ने एक लड़की की पिटाई की, जो कि आधा दिन तक ये सो कॉल्ड न्यूज़ चैनल चला रहे थे, पृथ्वी ने मारा, उसकी हकीकत क्या थी वो मैंने बताई। तो वो हकीकत जानना एक जर्नलिस्ट का काम होता। सर मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा कि जैसे इंस्टाग्राम हम आपका देख रहे थे, तो वहाँ पे आपकी पृथ्वी शॉ के साथ भी फ़ोटो देखी हमने, तो ये आपकी दोस्ती उनके साथ पहले से थी या आफ्टर दिस केस आप लोग? देखिए साहब,
पृथ्वी को सच बोलूं तो मैं उसके पहले नाम सुनता था, पार्टीज में देखता था। हेलो हाय तो सबसे होती थी कि बॉम्बे में, मुंबई में पार्टी करने के लिए कितनी जगह है? 5 से 10 जगह। हाँ, 5 से 10 जगह, वहाँ सब आते हैं, सबके साथ आपको हेलो हाय होती है। और नहीं, मैंने सुना है आपके बारे में काफी। और अगर आप जर्नलिस्ट है तो हमारा काम है सबसे प्यार करना, हेलो हाय करना जी, क्योंकि तभी वो इंटरव्यू, तभी आप उसके तक पहुंच सकते हैं। आज अगर आप बोलेंगे किसी छोटे जर्नलिस्ट को कि भाई तू मुझे पृथ्वी तक पहुंचा के बता, तो नहीं जा पाएगा, लेकिन मैं जा सकता हूं क्योंकि कभी कोई रिएक्शन लेनी है, कोई एक्सपर्ट राय लेनी है, तो आपको हर किसी से, देखिए जर्नलिस्ट एक ऐसी कॉम है जिसको पुलिस से भी बना के रखनी है, पॉलिटिशियन से भी बनानी है, गुंडों से भी बना के रखना है, अच्छे लोगों से भी बना के रखना है, सेलिब्रिटीज के साथ, और बुरे लोगों के साथ भी बना के रखना है, सबसे बच के भी रहना, सबसे बच के भी रहना। तो दिस इज हाउ हेलो हाय थी उसके साथ पार्टी में। लेकिन जब मुझे पता चला पृथ्वी नहीं और भी कोई होता उसकी जगह, नॉट ओनली पृथ्वी बॉस, इसीलिए मैंने पूछा। हाँ, उसकी जगह और कोई भी होता तो वाहिद अली खान वही करता जो किया उसने, क्योंकि जो लड़की जिसने ये किया वो मेरी दुश्मन तो है नहीं, वो भी कहीं ना कहीं दोस्त है, हेलो हाय मेरी उसके भी होती रहती थी। तो मुझे हकीकत जाननी है, जर्नलिज्म का एथिक्स क्या है, कब, क्यों, कहां और कैसे। आपको ये 4 चीजें पहले पता करनी है। आपको सिक्के का दूसरा पहलू देखना ही है। आप सिर्फ एक पक्ष की बात सुन के किसी को गिल्टी नहीं दिखा सकते। तो वही मैंने किया। बट पृथ्वी शॉ अभी आईपीएल टीम में सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, बहुत आरोप लगे कि अनफिट हो गए हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। नाउ यू नो हिम वेरी वेल, व्हाट ही इज गोइंग थ्रू राइट नाउ। एक वर्ड में बोलूं, ही विल कम बैक। देखिए इतना मेंटली टॉर्चर होने के बाद जी, कोई भी आदमी डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक मैं पृथ्वी को एज अ फ्रेंड जानता हूँ, ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन। डेफिनेटली इस बार उसको बिक्री नहीं हुई, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन ही विल कम बैक बॉस। आज जो डोमेस्टिक क्रिकेट में वो परफॉर्म कर रहा है और जिस तरह का प्लेयर है वो बॉस, इंशाल्लाह ताला ही विल बी कैप्टनिंग इंडिया वन डे इंशाल्लाह। ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, बहुत अच्छा लड़का है वो बॉस। मैं पीआर नहीं देखता हूँ पृथ्वी का, लेकिन एज आपने मुझे क्वेश्चन पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूँ कि लड़का अच्छा है। सर हम जैसे मैंने कहा कि हम इंस्टाग्राम देख रहे थे आपका, उसमें एक और देखा हमने यूजी चहल के साथ आपकी फोटो। क्या पर्सनली आप जानते हैं? नहीं ना, देखिए अच्छा, मैं जानता सबको, सवाल ही उठता है वो मुझे जानते हैं कि नहीं। ये काफी ऑनेस्ट है, ये काफी वेरी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट। वो सेलिब्रिटीज हैं, मैं एक न्यूज़ चैनल चलाता हूँ, 22 साल से इस जर्नलिज्म करियर में हूँ, तो लोग मुझे चेहरे से भी जानते हैं क्योंकि मैं एंकरिंग भी करता था, मैं रिपोर्टिंग भी करता था, और आज भी कई विषयों में मैं अपने इंस्टाग्राम में बोलता हूँ बेबाक तरीके से, तो लोग मुझे चेहरे से भी जानते हैं। तो जब कहीं मिल जाते हैं, टकरा जाते हैं, तो बोलते हैं अरे आई नो यू, देन आई से आई नो यू। तो जब आई नो यू होता है तो फोटो हो जाती है और फिर दोस्ती हो जाती है। सर आप इसके साथ साथ एक आपका ये पहलू है, जेल मूवी में देखा था मैंने आप। नहीं, जेल मूवी में तो मधुर भाई की वजह से, मधुर भंडारकर इज अ डियरेस्ट फ्रेंड। तो एक दिन हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, तो मेरे को मधुर भाई ने बोला शूटिंग करेगा, एक्टिंग करेगा। मैंने क्यों नहीं करूँगा, खानदानी एक्टर हूँ, दादी भी वही करती थी। तो बोला आजा कल सेट पे। तो फिर मैं गया और कुछ किए और हो गया। फिर यार वो कट वट हमको समझ में नहीं आती, हम जर्नलिस्ट लोग हैं। एक बार जब लाइव में खड़े हो गए तो बोलना अच्छी तरह से जानते हैं, और उसमें अगर डायरेक्टर बोले कट तो नहीं होता। वो एक्टिंग लाइन बहुत हार्ड वर्किंग है। आई हैट्स ऑफ टू दिस इंडस्ट्रीज पीपल जो इतनी लाइट में और इतने रिटेक्स के बाद एक फिल्म बनाते हैं, और हम दर्शक 3 घंटे में देख के उसको फ्लॉप और हिट कर देते हैं। इट्स अ वेरी हार्ड वर्किंग बिहाइंड द सीन बॉस, दे वर्क वेरी हार्ड। हमसे नहीं हो पाएगा। तय कर लिया बस, ये जेल ही ठीक है। इसके बाद नहीं, अपना जर्नलिज्म करियर ही ठीक है यार। ठीक है, आपने कहा कि कुछ लोग जिनसे आपकी हाय हेलो है, कुछ लोग आपके बहुत क्लोज भी हैं, उनमें से राखी सावंत एक हैं, बहन है मेरी, आपकी बहन है मुँह बोली, और ये कहा गया था कि आपने उनको उम्रा कराया। ये लोगों को पता नहीं है, मुझे से बताओ कि क्या हुआ था। देखिए राखी ने आदिल से शादी की, हम लोग एक ही जिम में थे, तो डेफिनेटली रोज़ मिलना होता था। तो मुझे जब पता चला कि राखी ने आदिल से शादी की, तो राखी और आदिल को मैंने दोनों को बोला कि मैं मेरी तरफ से क्या चाहिए। तो देन राखी टोल्ड मी भाई उम्रा करने जाएंगे। आई सेड फाइन, चलो वादा, उम्रा करा दूंगा मैं। राखी और आदिल की कंट्रोवर्सी हो गई, लेट्स डोंट गेट इनटू दैट बिकॉज द मैटर इज ऑलरेडी सब जुडिस। तो राखी बड़ी डिस्टर्ब थी, और मैं, मेरी बीवी और हमारा एक और दोस्त जो कि सेलिब्रिटी है, नाम लेना ठीक नहीं होगा, तो वो उम्रा का प्लान बना हमारा। तो जब राखी को पता चला कि हम उम्रा जा रहे हैं, तो राखी बोली भाई मैं भी चलती हूँ।
ऐसे ठीक है, अपना पासपोर्ट दो, अपना पेपर्स दो और अपना निकाहनामा दो। अच्छा। क्योंकि राखी अभी तक डिवोर्स नहीं हुई है, अभी तक वो ऑन रिकॉर्ड फातिमा है। और निकाहनामा में बाकायदा लिखा हुआ है कि फातिमा, पुराना नाम राखी और फातिमा। तो जब निकाहनामा हो जाता है तो टेक्निकली आप मुस्लिम हो जाते हैं, क्योंकि निकाह तब तक नहीं होगा आपका जब तक आप नहीं बोलते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। समझ गए? तो निकाह उसी शर्त पे होता है कि आप मुसलमान हो गए, उसके बाद वो काजी आपको निकाहनामा देता है। तो जब आप मुसलमान हो गए, काजी के सामने आपने निकाहनामा कर लिया, तो आप मुस्लिम हो गए। क्रिश्चियन से आप क्रिश्चियन थे, आपने निकाह किया, आप मुस्लिम बन गए। अच्छा, राखी क्रिश्चियन? हाँ, क्रिश्चियन ना, उसकी मम्मी तो क्रिश्चियनिटी फॉलो करती थी ना। तो क्रिश्चियन से आप मुस्लिम हो गए, मुस्लिम से आपने वो निकाहनामा मुझे दिया, मैंने वो निकाहनामा सबमिट किया एम्बेसी में, पासपोर्ट सबमिट किया एम्बेसी में, वीज़ा आ गया। वहाँ उतरे, आपका निकाहनामा देखा उन्होंने, भलाई पासपोर्ट में देखिए यूसुफ खान दिलीप कुमार, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनका नाम क्या था? यूसुफ खान। पासपोर्ट में लोग कैसे जानते थे? दिलीप कुमार। तो भी उम्रा करने जाते थे ना वो। इट डजंट मैटर, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने कलमा पढ़ लिया और आप उस अल्लाह के चाहने वालों में से हैं। अच्छा, दैट्स इट, इतनी ही रिक्वायरमेंट है। अच्छा। मैं ये कहूंगा उन जाहिल लोगों से जो सवाल उठाते हैं कि राखी सावंत होने के बावजूद ये कैसे उम्रा करने गई, तो मैं ये बताऊंगा कि निकाह हो गया, निकाह नामा हो गया और काजी के दस्तखत हो गए उस निकाह नामा में, तो यानी वो मुसलमान बन गए। इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए। और वो उम्रा करके आ गई। और जब उम्रा करने गए तो लोगों ने बड़ा सराहा उसको कि कोई क्रिश्चियन से मुस्लिम बन गया। लोगों ने अपनी दुकानें खोल दी, आपको जो लेके जाना लेके जाइए, जो खाना है आपको खाइए। लोगों ने जिस तरह उसका वेलकम किया, देखिए पहले आप हकीकत क्या है पहले समझिए, किसी पे लालचन उछालने। और मैं तो एक ही चीज उन मुसलमानों से कहना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इनबॉक्स में कुछ बातें कही कि ये जो दर है ना खुदा का, इसमें आप और हम बुलाने की औकात नहीं रखते। ये वही जाता है जिसको खुदा बुलाता है। खुदा अगर अपने घर में आपको बुलाएगा तो मेरी आपकी ताकत नहीं है उसको रोकने की। और अगर नहीं बुलाएगा तो करोड़ों अरबों रुपया है लोगों के पास, लेकिन आज तक उम्रा करने नहीं जा सके। कितनों को मैं जानता हूं। तो उस दर में राखी को बुलाया था, उस दर में खुदा ने बुलाया था, जरिया वाहिद को बनाया। इससे बड़ी बात और कोई नहीं। मैंने कोई लीगल काम नहीं किया। तो ये सवाल का जवाब देने के लिए मैं बहुत तड़प रहा था। बहुत जवाब, थैंक्स टू पिंक विला एंड आप लोगों का कि आपने किया मुझे वो सवाल। तो मैं जवाब दे रहा हूं उन जाहिल मुसलमानों को जो आज तक मुझे इनबॉक्स में लिखते रहते हैं कि राखी को उम्रा कराया, राखी को उम्रा। अरे राखी का अमाल उसके साथ, वो अच्छा करे बुरा करे क्या करे वो उसके साथ। अल्लाह ने उसको बुलाया, जरिया मुझे बनाया, बस काफी है। अब वो पैसे कमाने के लिए, घर चलाने के लिए क्या करती है साहब, उससे मुझे आपको क्या लेना देना। या तो मेरी इतनी औकात हो कि मैं राखी को बोलूं राखी तेरा 5 लाख का खर्चा महीने का मैं संभालता हूं, तू बेटा कुछ मत कर। है किसी की औकात, है किसी ऑडियंस में कि बोल दे कि राखी तेरा घर मैं चलाता हूं तू मत कर। भाई उसका ब्रेड एंड बटर वही है, तो वही करती है। वो गलत क्या करती है? उसको सपोर्ट तो कोई नहीं था। बचपन से मैं आज राखी को 25 साल से जानता हूं साहब, कोई उसको सपोर्ट करने वाला नहीं। घर चलाने वाली इकलौती लड़की, जो भी जिंदगी में उतार चढ़ाव आया उसके ऊपर, ठीक है, वो अपनी दुखों को भी ड्रामे की तरह प्रेजेंट करती है। आप अगर इतना हेट करते हो, उसको नहीं पसंद तो अनफॉलो करो, करो अभी करो अनफॉलो उसको। लेकिन राखी को आपको देखना भी है, गाली भी बकना है, प्यार भी करना है, नफरत भी करनी है, तो ऐसे कैसे चलेगा बॉस? या तो यस या नो में जिंदगी चलती ना। आप बोलते हो राखी खराब है तो अनफॉलो कर दो, अभी क्यों देखते हो उसको? देखते हो तो वो बिकती है ना बॉस। बिल्कुल, लोगों को मजा आता है देखने में। मजा आता है ना। तो मजा, उसने अपनी जिंदगी को ड्रामा क्वीन की तरह रखा हुआ है। हर चीज में वो ड्रामा करती है। दिस इज हाउ शी इज, तो उसको उसी तरह से रहने दो। अभी कहाँ है वो? दुबई है? अभी दुबई में। जहाँ क्यों नहीं आ पाती आपके साथ? आती जाती रहती है, आती जाती है, लेकिन कुछ मेरे ख्याल से है कॉम्प्लिकेशन कुछ उस बारे में। मैटर इज सब जुडिस, तो मेरा बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आती है वो, आती जाती रहती, लगातार है उसका कुछ ना कुछ चलता रहता है। अभी दुबई में अच्छा काम कर रही है वो। अभी कई लोगों को उम्रा करवाया उसने, 25-30 लोगों को उम्रा कराया उसने। शी डिड वेरी वेल। अभी अच्छा कर रही है। वहाँ पे रोजी रोटी भी अच्छी है, वहाँ पे कमाई का जरिए, क्योंकि यहाँ पे तो अब हर कोई राखी सावंत बन रहा है, आप जानते हैं।
राखी के रास्ते में चलने के लिए हर कोई तैयार है आजकल, इजी मनी, इजी फेम, और हमारे यहाँ के थैंक्स टू द पेपराचीज कि किसी को भी सुपर हिट बना देते हैं रातों रात और किसी को भी स्टार बना देते हैं। एक दिन देखता हूँ कि वो क्रेटा से उतर रहे हैं और दूसरे दिन देखता हूँ कि मर्सिडीज से उतर रहे हैं, तो पेपराचीज आगे पीछे रहेंगे तो ऐसे ही होता है ना। पेपराजी से आपको कुछ दिक्कत है? I'm just asking। पेपराचीज से मुझे एक दिक्कत है जी प्लीज़ बताएं। एक दिक्कत है, मैंने कई पेपराचीज का साथ दिया है जब लोगों ने उनको मारा है, जब लोगों ने उनके कैमरे छीने हैं, मैं जाके खड़ा हुआ, मैं जाके झगड़ा करके उनको दिलाया। मुझे पेपराचीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर डूइंग द जॉब, दे आर अर्निंग द ब्रेड एंड बटर और दे शुड डू दैट। लेकिन ये जो बैक साइड का वीडियो दिखाने वाला जो कल्चर चालू हुआ है, किसी महिला के बिना उसकी परमिशन के आप उसको जो बैक दिखाने का गैस हु करके जो आप दिखाते हैं, ये गलत है। पेपराचीज को ये बंद करना होगा। और ये जो सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स इसको बढ़ावा दे रहे हैं कि गैस हु करके पिछवाड़ा दिखाने वाले, तो गलती से भी मेरी बहनों का, जो भी मुझे बहन बोलती हैं, उनका अगर इन लोगों ने पिछवाड़ा दिखा दिया तो मैं इनका अगाड़ा बिगाड़ दूंगा। बस एक बार गलती हुई थी तो सुधार लिया लोगों ने, मेरी मुंह बोली बहन है, उसके बारे में कुछ गलत दिखा दिया था, मैं सुधार लिया, लेकिन मैं तो नहीं सहूंगा। और मुझे नहीं पता कि वो लोग सेलिब्रिटीज कैसे सह लेते हैं यार। मतलब लिटरली आप जूम इन जूम आउट करके आप दिखा रहे हो, दिस इज रॉन्ग। फिल्मों में क्या हो रहा है वो ठीक है, फिल्मों में लिखा जाता है अडल्ट पिक्चर है, यू पिक्चर है, मतलब यहां पे तो कोई लगाम ही नहीं है। गेस हू, मतलब आज आप देखिए कि 16 साल का बच्चा भी इंस्टाग्राम यूज कर रहा है और आप क्या दिखा रहे हैं। सर हम बात करते हैं, आपने कहा कि आप काफ़ी एक्टिव हैं बॉलीवुड में, आप पे काफ़ी दोस्त हैं, काफ़ी निकट के दोस्त हैं आपके। एक जगह है बेस्टन ऑन द टॉप, जहां आप जाते रहते हैं बीइंग अ बैंड्रा बॉय। बहुत लोगों से मिले आप, कभी आपकी मुलाकात बाय एनी चांस बाबा सिद्दीकी से हुई? बाबा भाई से मुलाकात, बाबा भाई से मेरी पहली मुलाकात हुई थी जब मैं नया नया जर्नलिस्ट बना था। अच्छा, तब से आपका रिश्ता था? करीबन 22 साल पहले। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मैंने काफ़ी इलेक्शंस उनके कवर किए, मैंने काफ़ी लाइव टेलीकास्ट उनके साथ किया। यहाँ तक कि जिस दिन बाबा भाई के साथ ये हादसा हुआ, उसके कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले, मैं बेस्टन में बैठा हुआ था उनके साथ, बैंड्रा बेस्टन में। मैं, रंजीत भाई जो ओनर है बेस्टन के, और बाबा भाई, तीनों हम लोग बैठे हुए थे। पहले मैं और रंजीत भाई कुछ बात कर रहे थे, बाबा भाई का फ़ोन आया कि मुझे भूख लगी है, ब्रेड बटर तैयार कर, मैं खाना खाना है। तो रंजीत भाई ने ब्रेड एंड बटर में, तब तक बाबा भाई आए, हमारी काफ़ी देर तक बात हुई, 1 घंटा हमारी बातचीत चली कि इलेक्शन आ रहा है, क्या करना है, कैसा करना है, वाहिद क्या लग रहा है तेरे को, क्या तेरा क्या सोच है इस बारे में, तेरा क्या विचार है, बहुत कुछ बात किया। और बाबा भाई हमेशा करते थे, आपको मैं बता दूं कि हर साल बाबा भाई मुझे इफ्तार पार्टी में बुलाते थे। जर्नलिस्ट में बहुत कम लोग होंगे जो वीवीआईपी सेक्शन में दिखाई देगा आपको, वरना लोगों को नॉन वीआईपी में बुलाते थे। सलमान भाई ये सब जहां आते थे वहां मुझे बाबा भाई खास तौर पे रखते थे, इतना प्यार था उनका मुझसे। हम लोग ब्रेड एंड बटर खाए, फिर बाबा भाई ने बोला वाहिद मेरे घुटने में बहुत दर्द है। दौड़ के सीएम बंगलों में गया था, तो सीएम साहब से कुछ काम था, मैं बहुत दौड़ा, मुझे पीठ घुटनों में दर्द है, मुझे नीचे तक छोड़ दे। मैंने उनका हाथ पकड़ा, 2 माले से नीचे तक लाया, गाड़ी में बैठाया, और मैंने देखा 2 पीएसओ काफ़ी एजेड। मतलब बाबा भाई इतने एजेड पीएसओ? बोले नहीं यार, जो मिल गया सरकार से काफ़ी है। मैं ठीक है। उसके बाद उनको गाड़ी में बैठाया, दरवाज़ा मैंने खुद बंद किया, बिकॉज आई हैव हाई रिगार्ड्स फॉर दिस गाय, ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी। एंड हमेशा, मतलब कोई भी एक्शन रिएक्शन, देखिए जर्नलिस्ट को किससे प्यार होता है? पैसों से नहीं। अगर मुझे कोई टॉपिक में कहीं अटक गया तो मुझे किसी का लाइव चाहिए, वो लाइव पे बैठ जाए, रिएक्शन दे दे, वो मेरा अपना है। एंड ही वॉज ऑलवेज देयर कि बाबा ये पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा, आप एनसीपी ज्वाइन कर रहे हो क्या? हाँ यार एनसीपी, तो ब्रेकिंग बन गई मेरे लिए कि बाबा सिद्दीकी इज गोइंग टू एनसीपी। तो वो चीज़ें जो होती थी वो हमारे लिए प्राइसलेस थी। तो मैंने इनको गाड़ी बैठाया, वो चले गए। मुझे पूना जाना था, मैं पूना गया और रात को ये खबर आ गई। भरोसा हुआ सर वो खबर देखने के बाद? नहीं। जब आप किसी को इतने करीब से जानते हैं और इतने नज़दीक से देखा हो, 2 दिन पहले मिले हो, खाना खाया हो, बातचीत की हो, इधर उधर की बातें हुई हो, आने वाले इलेक्शंस की बातचीत हुई हो, वो अचानक खबर आएगी वो चला गया, तो आप इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। मैंने बहुत फ़ोन लगाया, मैंने इनसे पूछा, उनसे पूछा, ये किया वो किया, एंड एवरीबॉडी सेड बस इज नो मोर।
इट वॉज लाइक जैसे मैंने अपने पिता को अभी खोया 10 दिन पहले, इससे मिलती जुलती प्रतिक्रिया थी कि मैंने एक अपने को खो दिया। उस जैसा आदमी, देखिए लोग कुछ भी बोलते हो बाबा सिद्दीकी के बारे में, लेकिन वो दिल का बहुत साफ इंसान थे। जो चीज दिल में थी वो जबान पे थी। लोगों को गाली के नीचे बात नहीं करते थे, मैं मानता हूं, लेकिन गाली में भी मिठास था उनके ऑपोजिशन वाले भी जानते हैं। एक बार तो मैं ऑन रिकॉर्ड कहूंगा कि मैं P7 में ब्यूरो चीफ था, P7 में मैं लाइव जा रहा हूं, एक तरफ बाबा सिद्दीकी और एक तरफ आशीष शेलार जी, MLA इलेक्शन 2005 या 2009 का इलेक्शन, और लाइव में जा रहा हूं, तो उसमें बाबा तेरी माँ का चालू हो गए। तो मुझे पीसीआर से बोलते यार ये क्या गाली बकर है। दिस इज व्हाट बाबा सिद्दीकी इज। आशीष भाई को भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि आशीष भाई भी जानते थे कि बाबा कैसे हैं। पॉलिटिकल उनके कुछ भी डिफरेंसेस हों, लेकिन प्यार दोनों में था, और आज भी है। आज भी आशीष भाई बहुत प्यार करते हैं और इज्जत करते हैं बाबा भाई की। दैट इज व्हाट बाबा सिद्दीकी इज। सर मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा कि जब आपकी मुलाकात हुई उनसे, तो क्या उन्होंने कहीं जिक्र किया किसी धमकी का, किसी थ्रेट का? नहीं, कभी नहीं। देखिए हम बाबा भाई से ना कंटिन्यू मिलते थे। कभी बेस्टन बांद्रा में मिल लिया, कभी बेस्टन वली अपना यहाँ मिल लिया, अपना लोअर परेल में। हमेशा जिंदा दिल इंसान थे यार वो, प्यार मोहब्बत बांटते हुए, हंसते खेलते हुए, मुस्कुराते हुए। कभी ऐसा आप सोच भी नहीं सकते कि उनको किसी चीज़ का थ्रेट हो, या किसी ने धमकाया हो, डराया हो, या इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। बॉस, एक रूलिंग पार्टी के इतने बड़े नेता को विथ Y+ सिक्योरिटी मारना इज नॉट अ जोक। किसने मारा होगा आपके ख्याल से? नैरेटिव तो एकदम से आ गया कि लॉरेंस बिश्नोई। जिसका नैरेटिव चल रहा है उसने तो नहीं मारा, चलिए बोल देता हूं। मुझे मेरी व्यक्तिगत राय है कि मुझे नहीं लगता कि बिश्नोई ने मारा है उनको ना। उस शेर का शिकार ये लोमड़ी कर ही नहीं सकती। वो शेर था, और जिस प्लानिंग के साथ मारा गया, आप देखिए पटाखे फोड़े गए और उसकी आवाज में दबाया गया, जो फिल्म का एक्शन था वो बिश्नोई नहीं कर सकता। बिश्नोई की हिम्मत नहीं है बंबई में आके इस तरह के कर दे। बंबई पुलिस कोई गांव देहात की पुलिस नहीं है कि जहां बिश्नोई का राज चल रहा है। ये बंबई पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड की भी बाप है। कहां घुसेड़ेगी और कहां से निकालेगी गोली, इसको पता भी नहीं चलेगा बिश्नोई को। दिस इज व्हाट बंबई पुलिस। उसकी हिम्मत ही नहीं हो सकती कि बंबई में आके इतना बड़ा हादसा कर ले। तो फिर उनका नाम कैसे आया? अल्लाह जाने कैसे आया है। मैं भी सुनता हूं, पेपर में पढ़ता हूं, नाम आया। कई बार तो उसके आदमियों ने बोल दिया कि हाँ मैंने मारा। ठीक है भाई, क्रेडिट ले लो। क्रेडिट लेके तुम्हारी दुकान में जो 10,000 में धंधा होता था, अभी 50,000 का धंधा होगा। मुंबई पुलिस तो कह रही है चार्जशीट में कि बिश्नोई ने मारा, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि नहीं, इसके पीछे कोई बड़ा खेल है। अब वो खेल क्या है? जैसे आज तक आपको पता चला सुशांत सिंह राजपूत को किसने मारा? सुसाइड। सीबीआई ने तो फाइल क्लोज की सुसाइड है। उसके बाद भी सवाल तो खड़ा होता है ना बॉस। उसके परिवार वाले सवाल खड़ा करते हैं। दिशा सलियान को देख लीजिए, किसने मारा अभी तक सवाल पैदा हुआ। उसके फादर के दर दर भटक रहे हैं फाइल लेके। दोबारा केस ओपन हुआ सालियान का अभी हाईकोर्ट में पड़ा है। तो वैसे ही ये केस है, आज तक किसी को नहीं पता किसने क्या किया। मैं डे 1 से दूसरे चैनल्स में बैठ के यही बोल रहा हूं कि इसका काम नहीं है। पर आपका सोर्स क्या कहता है सर? सुशांत केस की बात करते हैं। मैंने सोर्सेज बंद कर दिया, इतने कॉम्प्लिकेटेड केस है ये। देखिए सोर्स, मैं और पुलिस का धंधा सोर्स पे ही चलता है। बट डू यू बिलीव कि वो मर्डर था, वो सुसाइड नहीं है? मैं कुछ भी नहीं कह सकता अभी, जब तक फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, जब तक क्वेश्चंस उन लोगों से नहीं किए जाएंगे जिन पर शक है। आप समझ रहे हैं ना, शक किस पे है ये सभी जानते हैं। उनको क्वेश्चन कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा, उनसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, वो अपने आप को प्रूव करें कि भाई सही क्या है गलत क्या है। आई एम नॉट अ जज, आई एम नॉट अ कोर्ट। बट जुडिशरी हमारा इतना वीक है कि हम नहीं बुला पाते उन लोगों को बिकॉज ऑफ देयर पावर। जुडिशरी हमारा बहुत स्ट्रांग है, तो फिर कहाँ प्रॉब्लम आती है? इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनको एक सपोर्ट चाहिए। जैसे अब मिल रहा है दिशा सालियान में, अब सरकार अड़ गई है कि फेयर एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना है, तो एक बार हो जाए तो पता चल जाएगा। सर मैं एक चीज़ समझना चाह रहा था, जैसे हम बाबा सिद्दीकी की बात कर रहे थे, जब उनका मर्डर हुआ तो ये सामने आया कि उन्हें सलमान की वजह से करीबी होने का जो नुकसान उठा। बॉस, सलमान खान को अगर थ्रेट करना है या मारना है या डराना है तो बाबा सिद्दीकी को क्यों मारेंगे?
वो सोहेल को नहीं मारेंगे, वो अरबाज को नहीं मारेंगे, वो पीपी को नहीं मारेंगे, वो नदीम को नहीं मारेंगे जो साथ में घूमते हैं, नदीम भाई जो कि बिना सिक्योरिटी के घूमते हैं। बॉस सलमान भाई और बाबा सिद्दीकी वाज अ क्लोज फ्रेंड, ठीक है, लेकिन हु वाज बाबा सिद्दीकी? ही वाज ए 3-4 टाइम्स एमएलए, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, रूलिंग पार्टी में बड़े नेता। उसको मारने के लिए तो गट्स चाहिए। अगर सलमान को डराना हो, देखो बॉस, अगर मुझे डराना है तो सबसे पहले मेरे ड्राइवर को मार देगा आदमी, मैं डर जाऊंगा, जो पहले अंडरवर्ल्ड करता था। सलमान को ही अगर मारना है, सलमान को डराना है, तो पहले छोटे छोटे जो उसके गुर्गे हैं या दोस्त है या भाईचारे हैं उनको मारो ना। और जान से क्यों मारो, पहले पैर में गोली मार दो ना, मैसेज तो पहुंच जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि सलमान भाई के वजह से बाबा सिद्दीकी जी को मारा गया, कुछ और है इसके अंदर। बाबा और सिद्दीकी और सलमान खान का कोई कनेक्शन नहीं है। जिशान का स्टेटमेंट था, उन्होंने शक जाहिर किया, उसके बाद क्या हुआ? जाहिर करने के बाद क्या हुआ? जिशान इज अ लवली बॉय, मैंने तो बहुत बचपन से देखा है उसको। मतलब आज क्या उम्र होगी जिशान की? मैं बाबा सिद्दीकी को 22 साल से जानता हूँ। जब मैं 17 साल का था ना, तब से उनके साथ इंटरव्यू लेता था मैं। वेरी नाइस बॉय, डिसेंट बॉय, पापाज बॉय। जिशान वॉज ऑलवेज अ पापाज बॉय। कुछ भी तकलीफ होती थी तो पहले बाबा भाई को फ़ोन करके पूछने का, डैडी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एंड इज़ अ वेरी नाइस गाय। अल्लाह उनको सब्र करने की ताकत दे, उनके पूरे परिवार को ताकत दे। हालांकि इस बार वो इलेक्शन हार चुके हैं क्योंकि गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था। बाबा सिद्दीकी जैसे पॉलिटिकल जो माइंड और जो एक्सपीरियंस वो उनके साथ नहीं था, इसलिए वो चुनाव हार गए। मैं सीधा बोलता हूं, सिंपैथी वोट नहीं मिलता उनको। सिंपैथी वोट सारा वेस्ट में था, ईस्ट के लोगों को सिंपैथी वोट कुछ नहीं है। नहीं, सीधा ऑन रिकॉर्ड बोल के जा रहा हूं। उन बाबा सिद्दीकी को वेस्ट के लोग जानते थे, ईस्ट के लोग नहीं जानते थे। और इस बार जो उनके खिलाफ खड़ा हुआ तो बाला साहब ठाकरे के परिवार वाला था। वरना सिंपैथी वोट में अगर वो बैंड्रा वेस्ट से खड़े होते ना निर्दलीय, तो भी 50,000 वोट से जीत के आते हो। लेकिन उनको कोई गाइड करने वाला ठीक नहीं मिला। और जो अच्छे दोस्त जो बाबा जी के हैं, बाबा भाई ने जो अच्छे दोस्त बनाए मीडिया में या बाहर, उनसे जिशान को कोई लेना देना ही नहीं है। जिशान को सलाम दुआ भी नहीं करनी, तो ना करो भाई। हम तो बहुत मिस किया इस बार के अफ्तार पर। हम तो जिस दिन अफ्तार वो रखते थे उस दिन आंख में आंसू आया। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि जितनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी बाबा भाई करते थे वो कोई नहीं कर पाएगा। ही वॉज अ नाइस होस्ट, ही वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन, लवली पर्सन। खुदा उनको जन्नत नसीब करे। आमीन। सर आगे बढ़ते हैं। आपने एक बैटिंग स्कैम उजागर किया, ऐसे और कौन से केसेस आपकी लाइफ में जो आप लोग आप पे थ्रेट आ रहा है, क्योंकि बाहर आपके बॉडीगार्ड है तो देयर इज समथिंग, कुछ रीज़न है कि आपके साथ बॉडीगार्ड्स आते हैं। अपार्ट फ्रॉम बैटिंग स्कैम और कौन से केस आपने उजागर किए हैं जिससे आपको थ्रेट आया है? देखिए ऐसा है, दाऊद इब्राहिम का वीडियो, छोटा राजन से बातचीत, अंडरवर्ल्ड की बातचीत, कुछ और कंट्रोवर्सी जो थी, बेटिंग ऐप, इट्स नॉट अ स्मॉल सिंडिकेट बॉस, डांस बार्स, उनके खिलाफ दे आर बिग सिंडिकेट्स। फिर बिल्डर्स, सच्चाई को दिखाना, एसआरए प्रोजेक्ट्स में कई बार देखना, इट्स नॉट अ जोक। आप बेटिंग ऐप का ले लीजिए, जैसे कि मैंने बताया कि हर रोज़ 100 करोड़ रुपया यहाँ से जाता है। ये जो छोटे मोटे लोग नहीं हैं, ये चाहेंगे तो 2 मिनट में वाहिद को ख़त्म कर देंगे, और हो भी रहा है। कितने लोगों का मर्डर हो रहा है, कितने लोगों को पीटा जा रहा है, वो अब सब देख रहे हैं। आज मुंबई में कौन सुरक्षित है मुझे बताइए? चाहे वो भाषा के नाम पे, चाहे वो प्रांत के नाम पे, चाहे वो किसी भी चीज़ के नाम पे, अगर आपको पीटना है तो 2 मिनट में 10 लोग आके पीट के चले जाएंगे। तो जो बॉडीगार्ड जो है मेरे, ये मुझे बचाने के लिए है। बस आप कोई भी आके पीट सकता है किसी को। मैंने अंडरवर्ल्ड बहुत कवर किए, मैंने एनकाउंटर्स कवर किए, मैंने ये किया वो किया। मेरे पुराने दुश्मन भी होंगे जिनके साथ मैंने कही थी कि जब जर्नलिज्म आप करते हैं तो एक पहलू के लिए आप अच्छा दिखाते हो तो दूसरे पहलू के लिए आप बुरा भी तो दिखाते हो कि नहीं दिखाते? तो जिसके बारे में आप गलत दिखा रहे हो तो डेफिनेटली वो आपका दुश्मन बन गया। और जैसा कि मैंने आपको कहा, मुझे एक बार नहीं 2 बार पीटा गया है। एक बार शिव सैनिकों ने पीटा, एक बार कांग्रेसियों ने पीटा ऑफिस के नीचे। वो क्यों हुआ था? थी वो भी एक किस्सा, कुछ चला दिया था जी। तो सर वो दौर था ना, तो जब पार्टीज वर्कर आकर ऑफिस पे हम
वो पूरा उस समय माहौल ही ऐसा चलता था। उस समय आपने किसी पार्टी के खिलाफ दिखा दिया तो आपको बचना थोड़ी, आपको आगे तोड़ फोड़ हो जाती थी, बहुत मारते थे। अब भी ऐसा ही है? अब ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा देखने को मिल रहा है ये किस्से के बाद। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर, हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस सुलझावा, स्ट्रीट स्मार्ट, ही इज कमिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेटर टू सीएम, ही नोज एवरीथिंग। देखिए, हिंदू मुस्लिम जाने दीजिए, वो एक पॉलिटिकल वोट बैंक है, उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। हर एक की दुकान चल रही है कि दो मुसलमानों को गाली बक दो, तुम रातों रात स्टार बन जाओगे, भाषा के दो हिंदुओं को गाली बक दो, आप स्टार बन जाओगे। मुझे उसमें नहीं जाना, मुझे ये देखना है नाम पे, लोकल भाषा के नाम नहीं, गलत है। इसलिए राज ठाकरे ने भी कहा कि ये नहीं होना चाहिए। आज का स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे कि जो अभी हुआ कि एक परिवार को मारा गया भाषा, जिसने एक्सक्यूज मी बोल दिया, तो आप जानते होंगे, तो उसमें माननीय श्री राज ठाकरे का भी स्टेटमेंट आया है, महिला को, तो गलत है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार कैसे चलती है, राज्य कैसे चलता है, अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग हो, पुलिस स्ट्रांग हो, तो पुलिस को स्ट्रांग करने में देवेंद्र फडणवीस बहुत आगे है। एग्जैक्टली ही नोज व्हाट हैपनिंग। हाँ, वो ठीक है, मुसलमानों को बारे में कभी लाउड स्पीकर बोल दिया या ये बोल दिया, वो बात अलग है। लेकिन आप मुझे बताइए, मुंबई में जिस तरह के काम हो रहे हैं, चाहे वो रोड ले लीजिए, आप मेरे साथ टाउन चलिए, अभी मैं आपको 25 मिनट में टाउन पहुंचाऊंगा। सड़कें इतनी अच्छी बन गई, सड़कें अच्छी बनी है, पर बन रही है, बाहर जो है वो, देखिए, क्योंकि आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिना बाप का है, बीएमसी के इलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं, कोई माई बाप है ही नहीं। जब मैंने ऑब्जेक्शन उठाया तो मुझे उस सेक्शन में जाके पता चला कि म्युनिसिपल का कोई माई बाप ही नहीं है। अच्छा, इलेक्शन नहीं हुए साहब बीएमसी के। तो कौन ये काम जो अटका हुआ है इतने सालों से कि मैं ऑफिस आ रहा हूँ, लेट हो रहा है और हर तबका परेशान है इससे, आपने कहा कोई माई बाप ही नहीं है, सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन ये है कि जल्द से जल्द इलेक्शन किया जाए। कौन कराएगा? सरकार कराएगी। और उसके लिए मुझे जहां तक पता चला है कि ये साल में बीएमसी इलेक्शन हो जाएंगे, और बीएमसी इलेक्शन होने के बाद जब एक कोई मुखिया बैठ जाएगा तो वो फैसले लेगा। आज फैसले लेने वाला कोई नहीं है। फाइल जो एक जगह जाती थी अब 10 जगह जाती है। होना चाहिए। देखिए, का नेटवर्क है, आई थिंक ये भी एक ट्रेड होता होगा, आई माइट बी रॉन्ग, मैं तो बहुत नया हूँ आपके मुकाबले। ये भी होता है ट्रेड, टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन यू नीड टू हैव राइट पीपल ऑन योर साइड। नाउ यू बीइंग अ जर्नलिस्ट, कई बार ऐसा होता है बिकॉज आपको कोई न्यूज़ दिखानी है, बट जो आपके साइड पावरफुल लोग हैं, आपके दोस्त हैं, कई बार मैं नहीं डरता, आप दिखा देते हो वो, बिल्कुल। पर जो सपोर्ट सिस्टम मिला है, नहीं, देखिए, आपकी इज्जत तभी होगी जब आप सच्चे इंसान रहेंगे। आज जो मुझे इज्जत मिलती है, चाहे वो पावरफुल फ्रेंड्स देते हों, चाहे वो एक आम आदमी देता हो, वो इसलिए क्योंकि मैं सच्चाई दिखाता हूँ। कोई भी हो, मैंने कभी किसी का ये नहीं कह रहे ये तो मेरा दोस्त है, मुझे इसके खिलाफ नहीं दिखाना होगा। नहीं, मैं दिखाऊंगा। अगर उसने गलत किया है बॉस, तो मैं दिखाऊंगा। क्योंकि अगर एक के बारे में नहीं दिखाऊंगा तो कल दूसरा भी वो करके आएगा मेरे पास, बोलेगा वाहिद भाई मैंने ऐसा किया, मत दिखाओ ना यार, तुमने उसके खिलाफ नहीं दिखाया। मेरा प्रोफेशनल लाइफ अलग है बॉस, आप एक बात समझो। वाहिद अली खान एज अ जर्नलिस्ट इज अ डिफरेंट पर्सन। वाहिद अली खान एज अ, बोलते ना कि पब्लिक पर्सन, सोशल, वो सोशल लाइफ अलग है मेरी। आज भी मुंबई के किसी भी क्लब में आप चलोगे मेरे साथ और पूछ लो आप उन क्लबों में जाके कि वाहिद अली खान आता जरूर है लेकिन पीता रात को 3 बजे कॉफी है। अच्छा, शराब नहीं पीते आप क्लब जाके? वो मैं अपना कैरेक्टर बता नहीं रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं होश में रहना चाहता हूं, क्योंकि खबर कभी आपको बता के नहीं आती। हो सकता है कि रात को 3 बजे उस क्लब में कुछ गड़बड़ हो रही हो जो मुझे रिपोर्टिंग करनी हो, तो मैं तो पिया हुआ रहूंगा, तो वो तो बोलेगा, अरे मालिक ही बोलेगा अरे तो पिया हुआ था हमारे यहां। लेकिन अगर होश में रहूंगा तो मैं दिखा सकता हूं कि क्या हुआ सच्चाई, जैसे कि मैंने पृथ्वी शॉ के मैटर में दिखाया। अगर मैं खुद पी के पड़ा होता घर में तो मैं पीने वालों को गलत नहीं बोलता, मैं बोलता और पियो, बिल्कुल पियो, ये आपका पैसा है, आपकी जिंदगी है, आप पियो, मैं उनको गलत नहीं कहता। लेकिन मैं नहीं पीता, मैं कॉफ़ी पीता हूँ। और सब होटल वालों ने अपने वेटर्स को बोल के रखा है कि भाई ये वाहिद जी आएंगे तो इनको कॉफ़ी पिलाना, ये शराब पीने वालों में से नहीं। और यहाँ तक मैं एक बार और बता दूं कि अगर मैं पार्टी कर रहा हूँ, 4 दोस्त भी मेरे साथ में हैं, उनको भी शराब का पैसा मैं नहीं देता, खुद भरो पैसा। और इत्तेफाक से कुछ दोस्त ऐसे हैं मेरे जो खुद शराब नहीं पीते, तो 4-5 दोस्तों का जो मेरा खुद का एक सर्कल है उसमें से कोई भी शराब नहीं पीता। कोई वाइस नहीं आपके अंदर? नो वाइसेस?
देखिए You don't smoke, you don't drink. तब तो मैं अपने आप को संत बोल दूंगा अगर कोई वाइस नहीं है। क्या है वाइस आप? सिगरेट पीता हूँ, जो मेरे को डैडी से विरासत में मिली, पीता हूँ सिगरेट। कौन सा ब्रांड है आपका? जस्ट आस्किंग। देखिए इंडिया में मैं गोल्ड फ्लैग पीता हूँ साहब। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल आती है। छोटी गोल्ड फ्लैग? बड़ी वाली। बड़ी गोल्ड फ्लैग वो पीता हूँ। और अगर कभी बाहर चला गया तो मालब्रो पी लेता हूँ। बड़ी भी पी लेता हूँ क्योंकि मैंने जग्गूदा के साथ काम किया है, तो मुझे बड़ी की बहुत अच्छी आदत है, बड़ी भी पीता हूँ। और एक दो पॉलिटिशियंस को देख के, जैसे आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ एक कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, आरिफ नसीम खान, इतनी बड़ी शख्सियत, वो बीड़ी पीते थे। तो जब हम लोग उनका इंटरव्यू लेने जाते थे ना, तो देखते थे यार इतना बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर बीड़ी पी रहा है, तो हम लोग को बीड़ी की लालसा होती थी, सर हम भी एक बीड़ी पियेंगे। तो मैं कुछ भी पी लेता हूँ साहब। हाँ, चरस, गांजा, अफीम, ये सबसे दूर रहता हूँ। ड्रग्स को कभी हाथ नहीं लगाया। सिगरेट पीता हूँ, सिगरेट मेरी कमज़ोरी है, वो पीता हूँ। सर ये जो जर्नी शुरुआत हुई वहाँ से कि एक एडी आपसे बदतमीज़ी से बात करता है, और आज वो वाहिद अली जो है, आई थिंक दिस इज़ द रीज़न वाई यू आर चेजिंग पावर, क्योंकि वो चीज़ आपको इतना हर्ट कर गई कि टिल नाउ यू वांट पावर। इज इट राइट? आई डोंट वांट पावर, इट आई नीड सम पावरफुल फ्रेंड्स। ओके। व्हेन यू हैव गुड पावरफुल फ्रेंड्स ना, जैसे मैं आपको बता दूं, जब मैं 4वीं कक्षा में था तो मैं 6वीं कक्षा वालों से दोस्ती करता था। क्यों? क्योंकि 4वीं, 5वीं, 6वीं तीनों मेरे से डरने लगते थे कि यार इसके दोस्त वहाँ 6वीं वाले हैं, सीनियर हैं। इफ़ यू हैव सम पावरफुल फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, नीट एंड क्लीन फ्रेंड्स, कोई फालतू आपको उंगली नहीं करेगा। वरना फालतू उंगली करने वाले भी बहुत हैं। बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह बोले आप, भगवान बोले, मैं सब में मानता हूँ, मेरे को अच्छे दोस्त रहे शुरू से, और वो दोस्ती मैंने कभी बिगाड़ी नहीं। मैंने कभी रॉन्ग एडवांटेज नहीं लिया उनके साथ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कोई गलत इस्तेमाल करूंगा इस दोस्ती का तो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। मैंने उनको हमेशा, जब मैं सच में तकलीफ में था तो मैंने उनको तकलीफ दी, और जब मैं वाकई ज़रूरतमंद था तो मैंने उनसे कुछ ख्वाहिशें मांगी, वरना ऐसा रॉन्ग एडवांटेज आज तक नहीं लिया। वाहिद भाई, हमने बहुत सारी बातें की। आपने एक जगह जिक्र किया कि आपके पिताजी का इंतकाल कुछ दिन पहले हुआ। आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस। आई मीन, आप आए, आपने वक्त दिया, और आपने दिल खोल के बात की, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कैसा इंसान हूँ सर, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने आपको भाई कहा, बात सर से स्टार्ट हुई, मैंने आपको भाई कहा। रिगार्डलेस ऑफ योर पावर, रिगार्डलेस ऑफ हु यू आर, मी एज अ जर्नलिस्ट, जो मुझे सिखाया गया है कि बिना उस शक्ति के सोर्स से डरे हुए आँखों में आँखें डाल के बात कीजिए। मैंने आपकी आँखों में देख के बात की। कुछ पॉइंट है जहाँ आप इमोशनल भी हुए, आपने रोका बहुत सहज तरीके से अपने आप को। आपने कहा कोई आपका दोस्त नहीं है, मैं उस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कभी भी आपको लगे कि आपके दोस्त नहीं हैं, ये हम सब आपके दोस्त ही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया पाए, और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।